आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें आपको एक मछुआरे के बारे में दिखाया जाने वालेगा जो एक दिन ये जालिम दुनिया इसको प्लेबॉय बनाकर छोड़ती है। अगर आपको प्लेबॉय के बारे में नहीं पता है तो आपको बताता हूँ कि प्लेबॉय उसको कहा जाता है जो लोग पैसों के बदले में लड़कियों को सर्विस देते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग में डेनिस नाम के मछुआरे को दिखाया जाता है जो फिश टैंक को साफ कर रहा था नंगा होकर। अभी म्यूजिक वाइज सभी लोग जब रंग बिरंगी मछलियों के साथ में उसे बिना कपड़ों के तैरते हुए देखते हैं तो उसे नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। आगे जब वो अपना सामान लेकर बस से नई नौकरी की तलाश में जा रहा था जहां पर उसके बाल्टी से टपक रहा था थोड़ा सा पानी और वहां पर पैर लगने की वजह से एक बुढ़िया का पेट का पानी हिल जाता है, वो फिसल कर गिर जाती है। वो अपनी क्रश एलिसन की दुकान पर जाकर उससे काम मांगने लग जाता है लेकिन एलिसन उससे करवाने के लिए कोई भी काम उसे नहीं देती है। इसी बीच वो एलिसन से 2-4 घोंघा मांगता है ताकि वो घर जाकर उसे पकाकर खा सके। एलिसन जब घोंघा निकालने के लिए फिश टैंक के अंदर हाथ डालती है तभी उसके जो होते हैं सामान उसका अंदर पानी में झांकने लग जाता है। ड्यूस भी ये सब देख रहा था और आगे वो उनके सामान की तारीफ करके चला जाता है। इसी बीच घर के सामने पहुंचता है एंटोइन नाम के एक आदमी से हो जाती है जो अपने साथ में अपने घर पर एक पटाखे लड़के को लेकर गया हुआ था। उसे देखकर वो मनी मन कहने लग जाता है जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदगी तो हर कोई होता है। वो वहाँ पर एक टॉयलेट से गोल्डन फिश को पकड़ने के लिए आया हुआ था जिसको वो बड़ी मुश्किल से पकड़ भी लेता है। फिर वो उस औरत को पैसे देने की बजाय उसको खचाखच मचाने के लिए बोलता है जिसमें वो औरत उसे धक्के मार कर अपने घर से बाहर भगा देती है और दोबारा से अपने काम ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन फिर दोबारा वो गंदे पुल को साफ कर रहा था, वहाँ एक मछली उसको पकड़ लेती है और वो उसी पानी के अंदर गोते लगाने लग जाता है। तब उसे वहाँ पर एंटोइन आकर बाहर निकालता है। ड्यूस को यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट आई हुई थी इसलिए एंटोन उसे अपने घर के अंदर बर्फ़ का लेप चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। घर के अंदर जाते के साथ ही ड्यूस के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उस घर के अंदर इतने पुराने पुराने सामान रखा हुआ था जिसकी कीमत अभी करोड़ों डॉलर्स में होती है। एंटो ड्यूस से कहता है कि वो एक कलेक्टर है और उसे पुराना सामान इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वहीं पर ड्यूस उसका बेस कीमती एक्वेरियम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस एक्वेरियम के पानी से लेकर मछलियाँ तक लाखों डॉलर्स के होते हैं। एंटोई जब वॉशरूम जाता है तभी उसे एक लड़की वॉइसमेल भेजकर $3500 के बदले में उसे ब्रेसलेट देने के लिए बोलती है और कहती है आने के लिए। ये बात ड्यूस भी सुन रहा था इसलिए एंटोन के आने पर वो उससे पूछता है अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं? मैं पूरा दिन मेहनत करके बस $3-4 ही दिहाड़ी निकाल पाता हूँ। एंटोई ने उससे कहता है प्ले बॉय है और उसका काम लड़कियों को सर्विस देना है जिसे लड़कियाँ उसे सर्विस के पैसे देती हैं। इसी बीच वो अपनी टांगों में लटक कर अपने टेस्टोन हॉर्न को बूस्ट करने का उसे एक तरीका भी सिखा देता है। अगले दिन फिर से ड्यूस अब एक कुल्ले पूल को साफ कर रहा था तभी एंटोई उसके पास आकर उसे अपने घर पर लेकर चला जाता है क्योंकि उसकी एक बेशकीमती मछली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ड्यूस उसके घर जाकर उस मछली को अच्छी तरीके से चेक करता है कि उस मछली को बवासीर है और उसे ठीक होने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त भी लग सकता है। ये सुनकर एंटोई कहता है लेकिन मुझे तो 2-3 हफ्तों के लिए स्विट्जरलैंड जाना है बिजनेस के काम से। इसीलिए एंटोई ड्यूस को 3 हफ्ते के लिए उसके घर की देखभाल करने के लिए और उस मछली की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लेता है। ड्यूस पहले पर यह करने के लिए तैयार नहीं होता है लेकिन जब वो घर के अंदर से एक पटाखा लड़की को बाहर निकलते हुए देखता है तभी वो मुँह उठाकर उसे हाँ कह देता है। इसी बीच उसके हाथ से गलती से एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी कीमती एक क्रॉसबो गिर जाता है जिसको एंटोई किसी तरीके से टूटने से बचा लेता है। वो ड्यूस को धमका कर कहता है कि अगर उसने उसकी कोई भी चीज़ को छेड़खानी की या फिर उसके टेलीफोन या फिर उसकी महंगी महंगी कोई भी चीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वापस आकर वो उसकी जान ले लेगा। वो कहकर वो स्विट्जरलैंड के लिए वहाँ से निकल जाता है जिसके बाद में ड्यूस के बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं और वो उसके बेड पर जाकर उछल कूद करने लग जाता है। इसी बीच उसे उसके बेड पे यूज़ किया हुआ एक न्यूरो प्रोटेक्शन मिलता है। अब वो प्रोटेक्शन यूज़ हो चुका था इसलिए वो उस चादर को गरम गरम पानी में उबाल कर धोने लग जाता है। आगे वो खाना खाता है लेकिन टेबल पर 3 रिमोट मिलते हैं। वो उसे दबाकर एक टीवी नीचे से ऊपर आता है, दूसरे को दबाने पर ऊपर से एक टीवी नीचे खिसक कर आता है लेकिन तीसरे को दबाने पर तो पूरा का पूरा थिएटर ही उसके पीछे खुल जाता है और उसमें अश्लील वीडियोस चलने लग जाती हैं। इसी बीच कोई दरवाजे को नॉक करता हुआ अंदर आता है और ड्यूस बहुत सारे बटनों को दबाने पर भी टीवी को बंद नहीं कर पा रहा था इसलिए वो ऐसे ही दरवाजे को खोल डालता है। दरवाजे के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी होती है जो उसे ये सब करते हुए देख लेती है और उसे ठरकी समझकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ड्यूस अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए उल्टा लटकने की फैसला कर लेता है और वो टोस्टर में एक टोस्ट भी गर्म होने के लिए रख देता है और उल्टा लटकने लग जाता है। तभी वो देखता है वो टोस्ट गर्म होकर उसमें आग लग गई है और वो जल गया है। अब क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ है इसलिए तो वो अपने आप को सीधा नहीं कर पा रहा था और पूरे किचन
कंस्ट्रक्शन में भी आग लग जाती है। वो किसी तरीके से झूल कर उस करोड़ों के फिश टैंक को पकड़ता है, जिससे वो फिश टैंकर ही नीचे टूटकर बिखर जाता है और वो मुंह के बल गिरता है। जिसके बाद वो फिर इससे बियर निकाल कर उससे आग बुझाने की कोशिश करता है और उन सारी मछलियों को कटोरा, डिब्बा, गिलास और बाकी छोटे छोटे बर्तनों में पानी भरकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो एक आदमी को बुलाकर उसे एक्वेरियम को फिर से पहले के जैसा बनाने के लिए बोलता है, जिसमें वो आदमी कहता है वो एक्वेरियम बहुत ज़्यादा पुराना था और उसे फिर से पहले की तरह बनाने के लिए $6000 खर्च करने होंगे। अब $6000 के दाम सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने आज तक इतना पैसा कभी इकट्ठा देखा भी नहीं है और 3 हफ्ते के अंदर इतना पैसा इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, तो इसके लिए वो एंटोनी की कहीं भी वो बात सोचने लग जाता है कि अगर कोई भी चीज़ को हाथ लगाया तो उसकी जान ले लेगा। तो रात को थक हार कर सोता है, तभी उसे एक औरत कॉल करके प्लेजर देने के लिए यानी कि सर्विस देने के लिए अपने घर बुलाती है। वो ड्यूस को एंटोनी समझ रही थी अब पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका ड्यूस कैसे छोड़ देता, जिसके लिए वो सुपरमैन की तरह लाल चड्डी पहनकर उस औरत के घर पर उसे सर्विस देने पहुंच जाता है। वो औरत बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, इसलिए ड्यूस को पहले कविता सुनाकर पढ़ के कहने के लिए कहती है। ड्यूस उसकी बात मानकर कविता पढ़कर सुनाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़की को सर्विस दे रहा था, तभी उसका खोखा जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद ड्यूस को जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। जाते जाते वो औरत उसे 10 मिनट के लिए $10 दे देती है, जिसको पाकर ड्यूस के मुंह में चमक आ जाती है, क्योंकि आज उसने पहली बार कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। वो उन पैसों को लेकर सीधा एक नाइट क्लब में पहुंच जाता है और उन पैसों से महंगी महंगी शराब पीने लग जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखकर उसके पास जाने के लिए बोलता है और उससे बोलता है मुझे स्पेनिश लड़कियाँ बहुत पसंद है। वो सुनकर लड़की कहती है लेकिन मैं तो फ्रेंच होती हूँ। लेकिन ड्यूस कहता है मुझे फ्रेंच भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद वो लड़की उसके ऊपर बटरिंग करने लग जाता है। यहाँ पर वो लड़की उसके बहकाव में आ जाती है और उसके बाद में ड्यूस उसे घर पर लेकर चला जाता है। घर पर जाने के बाद में ड्यूस उससे $10 यानी कि उसका चार्ज मांगता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उल्टा ड्यूस को ही उसे $500 चार्ज देना होगा। ये सुनकर ड्यूस सोचता है कि ये तो चोर के घर में डकैती हो गई, यानी कि चोर के घर में चोरी। वो उससे कहता है नहीं नहीं तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे $10 देने पड़ेंगे। जिसमें वो लड़की उसे $500 मारती है और बात हाथापाई तक आ जाती है। पहले वो लड़की उसके सामान पर लात मारती है और उसके मुंह पर लात बजाने लग जाती है, जिसके बाद में ड्यूस भी कम नहीं होता है। वो उसकी ब्रा की रस्सी को खींचकर उसके मारता है। वो लड़की हवा में उड़कर ड्यूस के मुंह पे एक लात मार देती है और उसके बाद उसके कच्छे को जोर से खींचकर छोड़ देती है। जिस बीच में वो लड़की उस घर के एंटोनी की फ़ोटो देख लेती है, जिसकी फ़ोटो देखकर उसे हाथ में पट के हाथ में आ जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। अगले दिन डीजे नाम का एक आदमी ड्यूस से मिलने के लिए आता है, जो कि दरअसल जिगलो यूनियन का लीडर होता है, यानी कि प्लेबॉय का लीडर होता है। ड्यूस उसे देखकर सच सच बताता है कैसे उन्होंने एंटोनी की करोड़ों की माँ बहन एंटोनी की कर दी और ऐसे उस एक्वेरियम को ठीक करके नहीं दिया तो घर आने पर एंटोनी उसकी जान ले लेगा। अब उसकी मजबूरी को देखकर टीजे उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उससे कहता है स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा फ़ायदा इस जिगलो बिजनेस यानी कि प्लेबॉय में है, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा और तुम्हारे पिछवाड़े को और भी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। जिसके बाद में वो उसे प्रोफेशनल प्लेबॉय के लिए तैयार करता है। आगे वो उसके सही दूसरे क्लाइंट के घर छोड़कर कहता है कि कभी किसी क्लाइंट के साथ प्यार मोहब्बत करना है। जिसके बाद ड्यूस मुँह उठाकर उस क्लाइंट के घर के अंदर चला जाता है और सीधा उसके बेडरूम में भी चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है, यानी फटकर हाथ में आ जाती है। वो औरत कोई कम सिनकली नहीं बल्कि 52 गज का दामन लेकर एक बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ मोटा भैंसा था, जिसके देखकर भी उसके पसीने पसीने हो जाते हैं और वो उसे थोड़ा बहुत मनोरंजन करके रात को किसी तरह गुजारता है। अगले दिन वो डीजे के मुंह पर कह देता है कि वो इस काम को और नहीं करेगा, लेकिन डीजे उससे पिछली रात उससे जो मेहनत की उसका पैसा देता है। तब वो डीजे से कहता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिसके बाद में डिटेक्टिव लुकेश को दिखाया जाता है, जो उन दोनों की बातें छिपकर सुन रहा था। इधर ड्यूस जब बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर अपने पिताजी को भी देखता है, जो कि वहाँ पर बाथरूम साफ करने का काम करते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर उनसे पूछता है कि लड़कियों को प्लेजर देकर उनसे पैसा लेना गलत बात है, जिसमें उसका बाप कहता है नहीं कोई भी गलत बात नहीं है। अगले ड्यूस अपने क्लाइंट से मिलने जाता है। यहाँ पर इस लड़की की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि डायरेक्टर ने पूरी की पूरी फिल्म के अंदर ही इसकी शक्ल एक बार भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें इसके लिए आपको नाम भी नहीं बताऊंगा। खैर ये जो लड़की होती है ये बच्चे की तरह ड्यूस को गोदी में उठाकर बेडरूम में लेकर जाती है और उसके कपड़े फाड़ देती है और उसके करने लग जाती है। ड्यूस को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तब वो सरसों के तेल से उस लड़के के पैरों को मसाज करने लग जाता है। आगे जब वो उसे सर्विस देकर घर पे वापस जा रहा था, तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि ड्यूस एक प्लेबॉय है। ड्यूस उसे यहाँ पर झूठ कहता है कि वो बस फिश टैंकर को साफ करने के लिए आया था। खैर आगे ड्यूस जब एक और क्लाइंट के पास जाता है जिसको मिर्गी का दौरा आता था, वो ड्यूस से कहने लग जाती है वो इस मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये उसके काबू में नहीं हो रहा था। डेनिस यहाँ से सभी लड़कों
लड़कों को सर्विस दे देकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जिस भी लड़की के पास सर्विस के लिए जा रहा था वो कुछ ना कुछ अजीब ही होती थी। इसलिए वो डीजे को साफ साफ कह देता है कि वो ये काम और नहीं करेगा। तब डीजे उससे कहता है कि इस बार वो जिसके पास भेजेगा सर्विस के लिए वो एकदम पटाखा होगी। अब डेनिस उसके बात मानकर अगले क्लाइंट के पास में जाता है। रेस्टोरेंट में एक अंधी बुढ़िया उसे इशारों में अपने पास बुलाती है। डेनिस ये सोचकर घबरा जाता है कि उसकी किस्मत में इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है, लेकिन उस बुढ़िया के पास जाते ही उसे पता चलता है कि वो बुढ़िया उसे नहीं बल्कि वहाँ के वेटर को बुला रही थी, और उधर कैट नाम की एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही थी। कैट को देखते ही वो उसके प्यार में अंधा पागल दीवाना हो जाता है, और उस रात वो कैट को लेकर सड़क पर घूमने लग जाता है। इसी बीच वो कैट को जब घर छोड़कर अपने घर लौट ही रहा था, तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दरअसल डिटेक्टिव उसको ड्यूस को नहीं बल्कि एंटोई और डीजे को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो ड्यूस का पीछा कर रहा है। यहाँ पर ड्यूस उससे फिर से झूठ कहता है कि वो कोई प्लेबॉय नहीं है, वो बस केट को डेट कर रहा है। खैर अगले दिन दोबारा से डीजे को बताता है कि वो केट को पसंद करने लगा है, जिसमें डीजे उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे प्यार मोहब्बत छोड़कर अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलता है। इस बार ड्यूस जिस क्लान के पास जाता है उसे सोने की बीमारी थी और वो खड़े खड़े भी सो जाती थी। ड्यूस पूरा दिन उसे झेलती है और रात को उसे उसके घर पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल लेता है। धीरे धीरे वो एक प्रोफेशनल प्ले बॉय बन चुका था और वो उन सभी लड़कों को डेट करने के लिए साथ साथ एंटोनी के घर को भी ठीक करने का काम भी कर रहा था। इसी बीच एक दिन जब वो कैट को डेट कर रहा था, तभी उसे याद आता है कि आज उसके पिता का बर्थडे है, इसलिए वो कैट को अपने पिता से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। कैट वहाँ पर उसके पिता को हैप्पी बर्थडे विश करती है। अब क्योंकि ड्यूस के पिता भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़े डिक्लो यानी कि प्ले बॉय रह चुके हैं, इसलिए वो कैट के ऊपर ही चांस मारने लग जाते हैं, और उधर ये देखकर ड्यूस आग बबूला हो जाता है। खैर अब आगे ड्यूस को अपनी कैट को घर लेकर जाती है और वो दोनों वहाँ पर टपाटप करने लग जाते हैं। ड्यूस जब उसके पैरों को उठाकर उनकी किस कर रहा था, तभी अचानक से उसका एक पैर उसके हाथ में आ जाता है। दरअसल कैट लंगड़ी होती है, इसलिए उसकी एक टांग नकली होती है। खैर इतना कुछ होने के बावजूद वो दोनों एक साथ टपाटप करते हैं। अगली सुबह जब ड्यूस अपने घर जा रहा था, तब फिर से डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़कर उसे धमकाने लग जाते हैं और उससे एंटी और डीजे के बारे में पूछने लग जाते हैं। लेकिन ड्यूस जब उसे कुछ भी नहीं बताता है, तभी वो अपनी पैंट उठाकर उसके अपने हाथ में उसके हाथ में अपना सामान पकड़ाता है। उसी रात दोबारा से ड्यूस से एक खूबसूरत लड़की को सर्विस देने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पहुंचकर एहसास होता है कि वो कैट के साथ चीट कर रहा है और वो कैट को पसंद करता है, इसलिए वो उस लड़की के साथ में खचाखच यानी कि टपटप करने से मना कर देता है। लेकिन वो लड़की कहती है इसके लिए उसने डीजे को पैसे दिए हुए हैं, इसीलिए ड्यूस को उसे कुछ ना कुछ तो सर्विस देनी पड़ेगी, जिस वजह से ड्यूस उसे सर्विस देने के नाम पर गच्छा पहनकर उसके सामने पोल डांस करने लग जाता है। वो जब दोबारा से पैंट पहन रहा था, तभी उसे लड़की के पैस में ग्लूकोज की फोटो मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की डिटेक्टिव ग्लूकोज की बीवी है। आगे जब बाहर निकलकर कैट ड्यूस को उसके लड़की के साथ देख लेती है, उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब कैट के जाने के दुख में ड्यूस दुखी होकर जब एक बीच साइड पर बैठा था, तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है और डिटेक्टिव उसे पकड़कर मारने लग जाता है। डिटेक्टिव को उस बात का पता चल गया था कि उसकी बीवी ने पिछली रात ड्यूस के साथ में कुछ किया था, इसलिए वो ड्यूस को डराने धमकाने के लिए आया हुआ था। अब 2-4 थप्पड़ खाने के बाद में ड्यूस उसे बता देता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर ड्यूस की बातों पर डिटेक्टिव ग्लूकोज को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी हो गया और उस रात वो डिटेक्टिव भी उसके साथ थ्रीसम करने के लिए जाते हैं। खैर कुछ दिन बाद ड्यूस कैट के पास जाकर उसे मनाता है और उसे दिल की बात बताता है। कैट भी उससे मोहब्बत करती थी, इसलिए वो उसको माफ़ कर उसके साथ दोबारा से शादी में कर आ जाती है। इसलिए बात वो एंटोई के फिश टैंक को फिर से पहले जैसा बना देते हैं। दूसरी तरफ एंटोई को दिखाया जाता है जो कि स्विट्जरलैंड से वापस आ चुका था। अब उसको घर के अंदर आते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग घर के इधर उधर कोने में छिप जाते हैं, लेकिन एंटोई घर आकर सबसे पहले अपनी बेशकीमती फिश टैंक को देखने लग जाता है और तभी उसके छूते ही वो फिश टैंक दोबारा से टूट जाती है और बिखर जाती है। एंटोई समझ जाता है कि ड्यूस ने जरूर कोई ना कोई घपला किया है, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाता है। तभी दूसरी तरफ से कैट ड्यूस को बचाने के लिए अपनी टांग फेंक देती है और उसकी तरफ अपनी नकली टांग फेंक देती है। पहले राउंड में ड्यूस उससे बच जाता है, लेकिन दूसरे राउंड के अंदर एंटोई उसकी तरफ चाकू छुरियां फेंकने लग जाता है। ड्यूस उन सभी हथियारों से बचने के लिए नीचे की तरफ डोज करने लग जाता है। इसके बाद एंटोई उसके ऊपर क्रॉसबो से हमला करता है, तीरों से हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो ड्यूस को लगता है बीच में वो मोटी औरत आ जाती है और वो सीधा तीर उसके सामान में लग जाता है। अब दिखाया जाता है उसने अपने थैले के अंदर एक चिकन लेग पीस छिपा कर रखा हुआ था, जिस पर तीर लगने की वजह से वो किस तरीके से बच जाती है। लेकिन तब वहाँ पर डिटेक्टिव ग्लूकोज आ जाता है और वो एंटोई को जिगोलो बनने के लिए यानी कि प्ले बॉय बनने के लिए हिरासत में लेना चाहता है। इधर डीजे जो कि अलमारी के अंदर छुपा हुआ था, वो अलमारी के अंदर ही एक लड़की को टपाटप कर देता है और इधर कैट भी ड्यूस के पास आकर सारे गिले शिकवे को दूर करके उसे पकड़ती है। और दोस्तों इसी के साथ में इसकी एंडिंग हो जाती है।
है। स्टार्टिंग में डेनिस नाम के मछुआरे को दिखाया जाता है जो फिश टैंक को साफ कर रहा था नंगा होकर। अभी म्यूजिक वाइज सभी लोग जब रंग बिरंगी मछलियों के साथ में उसे बिना कपड़ों के तैरते हुए देखते हैं तो उसे नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। आगे जब वो अपना सामान लेकर बस से नई नौकरी की तलाश में जा रहा था, जहाँ पर उसके बाल्टी से टपक रहा था थोड़ा सा पानी और वहाँ पर पैर लगने की वजह से एक बुढ़िया का पेट का पानी हिल जाता है, वो फिसल कर गिर जाती है। वो अपनी क्रश एलिसन की दुकान पर जाकर उससे काम मांगने लग जाता है, लेकिन एलिसन उससे करवाने के लिए कोई भी काम उसे नहीं देती है। इसी बीच वो एलिसन से 2-4 घोंघा मांगता है ताकि वो घर जाकर उसे पकाकर खा सके। एलिसन जब घोंघा निकालने के लिए फिश टैंक के अंदर हाथ डालती है तभी उसकी जो होते हैं सामान उसका अंदर पानी में झांकने लग जाता है। ड्यूस भी यह सब देख रहा था और आगे वो उनके सामान की तारीफ करके चला जाता है। इसी बीच घर के सामने पहुंचता है एंटोइन नाम के एक आदमी से हो जाती है जो अपने साथ में अपने घर पर एक पटाखे लड़के को लेकर गया हुआ था। उसे देखकर वो मनी मन कहने लग जाता है जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदगी तो हर कोई होता है। वो वहाँ पर एक टॉयलेट से गोल्डन फिश को पकड़ने के लिए आया हुआ था जिसको वो बड़ी मुश्किल से पकड़ भी लेता है। फिर वो उस औरत को पैसे देने की बजाय उसको खचाखच मचाने के लिए बोलता है, जिसमें वो औरत उसे धक्के मार कर अपने घर से बाहर भगा देती है और दोबारा से अपने काम ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन फिर दोबारा वो गंदे पुल को साफ कर रहा था, वहाँ एक मछली उसको पकड़ लेती है और वो उसी पानी के अंदर गोते लगाने लग जाता है। तब उसे वहाँ पर एंटोइन आकर बाहर निकालता है। ड्यूस को यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट आई हुई थी, इसलिए एंटोन उसे अपने घर के अंदर बर्फ़ का लेप चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। घर के अंदर जाते के साथ ही ड्यूस के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उस घर के अंदर इतने पुराने सामान रखा हुआ था जिसकी कीमत अभी करोड़ों डॉलर्स में होती है। एंटोन ड्यूस से कहता है कि वो एक कलेक्टर है और उसे पुराना सामान इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वहीं पर ड्यूस उसका बेस कीमती एक्वेरियम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस एक्वेरियम के पानी से लेकर मछलियाँ तक लाखों डॉलर्स के होते हैं। एंटोई जब वॉशरूम जाता है तभी उसे एक लड़की वॉइसमेल भेजकर $3500 के बदले में उसे ब्रेसलेट देने के लिए बोलती है और कहती है आने के लिए। ये बात ड्यूस भी सुन रहा था, इसलिए एंटोन के आने पर वो उससे पूछता है, अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं? मैं पूरा दिन मेहनत करके बस $3-4 ही दिहाड़ी निकाल पाता हूँ। एंटोई ने उससे कहता है प्ले बॉय है और उसका काम लड़कियों को सर्विस देना है, जिसे लड़कियाँ उसे सर्विस के पैसे देती हैं। इसी बीच वो अपनी टांगों में लटक कर अपने टेस्टोन हॉर्मोन को बूस्ट करने का उसे एक तरीका भी सिखा देता है। अगले दिन फिर से ड्यूस अब एक कुल्ले पुल को साफ कर रहा था, तभी एंटोई उसके पास आकर उसे अपने घर पर लेकर चला जाता है क्योंकि उसकी एक बेशकीमती मछली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ड्यूस उसके घर जाकर उस मछली को अच्छी तरीके से चेक करता है कि उस मछली को बवासीर है और उसे ठीक होने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त भी लग सकता है। ये सुनकर एंटोई कहता है लेकिन मुझे तो 2-3 हफ्तों के लिए स्विट्जरलैंड जाना है बिजनेस के काम से, इसीलिए एंटोई ड्यूस को 3 हफ्ते के लिए उसके घर की देखभाल करने के लिए और उस मछली की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लेता है। ड्यूस पहले पर यह करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब वो घर के अंदर से एक पटाखा लड़की को बाहर निकलते हुए देखता है तभी वो मुँह उठाकर उसे हाँ कह देता है। इसी बीच उसके हाथ से गलती से एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी कीमती एक क्रॉसो गिर जाता है जिसको एंटोई किसी तरीके से टूटने से बचा लेता है। वो ड्यूस को धमका कर कहता है कि अगर उसने उसकी कोई भी चीज़ को छिड़खानी की या फिर उसके टेलीफोन या फिर उसकी महंगी कोई भी चीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वापस आकर वो उसकी जान ले लेगा। वो कहकर वो स्विट्जरलैंड के लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद में ड्यूस के बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं और वो उसके बेड पर जाकर उछल कूद करने लग जाता है। इसी बीच उसे उसके बेड पे यूज़ किया हुआ एक न्यूरो प्रोटेक्शन मिलता है। अब वो प्रोटेक्शन यूज़ हो चुका था, इसलिए वो उस चादर को गरम पानी में उबाल कर धोने लग जाता है। आगे वो खाना खाता है लेकिन टेबल पर 3 रिमोट मिलते हैं। वो उसे दबाकर एक टीवी नीचे से ऊपर आता है, दूसरे को दबाने पर ऊपर से एक टीवी नीचे खिसक कर आता है, लेकिन तीसरे को दबाने पर तो पूरा का पूरा थिएटर ही उसके पीछे खुल जाता है और उसमें अश्लील वीडियोस चलने लग जाती हैं। इसी बीच कोई दरवाजे को नॉक करता हुआ अंदर आता है और ड्यूस बहुत सारे बटनों को दबाने पर भी टीवी को बंद नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो ऐसे ही दरवाजे को खोल डालता है। दरवाजे के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी होती है जो उसे ये सब करते हुए देख लेती है और उसे उस ठरकी समझकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ड्यूस अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए उल्टा लटकने की फैसला कर लेता है और वो टोस्टर में एक टोस्ट भी गर्म होने के लिए रख देता है और उल्टा लटकने लग जाता है। तभी वो देखता है वो टोस्ट गर्म होकर उसमें आग लग गई है और वो जल गया है। अब क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ है इसलिए तो वो अपने आप को सीधा नहीं कर पा रहा था और पूरे किचन में भी आग लग जाती है। वो किसी तरीके से झूल कर उस करोड़ों के फिश टैंक को पकड़ता है, जिससे वो फिश टैंकर ही नीचे टूटकर बिखर जाता है और वो मुँह के बल गिरता है, जिसके बाद वो फिर इससे बियर निकाल कर उससे आग बिछाने की कोशिश करता है और उन सारी मछलियों को कटोरा, डिब्बा, गिलास और बाकी छोटे छोटे बर्तनों में पानी भरकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो एक आदमी को बुलाकर उसे एक्वेरियम को फिर से पहले के जैसा बनाने के लिए बोलता है, जिसमें वो आदमी कहता है वो एक्वेरियम बहुत ज़्यादा पुराना था और उसे फिर से पहले की तरह बनाने के लिए $6000 खर्च करने होंगे। अब $6000 के दाम सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उसने आज तक इतना पैसा कभी इकट्ठा देखा भी नहीं है और 3 हफ्ते के अंदर इतना पैसा इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, तो इसके लिए वो
एंटोनी की कहीं भी वो बात सोचने लग जाता है कि अगर कोई भी चीज़ को हाथ लगाया तो उसकी जान ले लेगा। तो रात को थक हार कर सोता है, तभी उसे एक औरत कॉल करके प्लेजर देने के लिए यानी कि सर्विस देने के लिए अपने घर बुलाती है। वो ड्यूस को एंटोनी समझ रही थी अब पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका ड्यूस कैसे छोड़ देता, जिसके लिए वो सुपरमैन की तरह लाल चड्डी पहनकर उस औरत के घर पर उसे सर्विस देने पहुंच जाता है। वो औरत बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, इसलिए ड्यूस को पहले कविता सुनाकर पढ़ के कहने के लिए कहती है। ड्यूस उसकी बात मानकर कविता पढ़कर सुनाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़की को सर्विस दे रहा था, तभी उसका खूंखार जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद ड्यूस को जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। जाते जाते वो औरत उसे 10 मिनट के लिए $10 दे देती है, जिसको पाकर ड्यूस के मुंह में चमक आ जाती है, क्योंकि आज उसने पहली बार कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। वो उन पैसों को लेकर सीधा एक नाइट क्लब में पहुंच जाता है और उन पैसों से महंगी महंगी शराब पीने लग जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखकर उसके पास जाने के लिए बोलता है और उससे बोलता है, मुझे स्पेनिश लड़कियाँ बहुत पसंद है। वो सुनकर लड़की कहती है, लेकिन मैं तो फ्रेंच होती हूँ। लेकिन ड्यूस कहता है, मुझे फ्रेंच भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद वो लड़की उसके ऊपर बटरिंग करने लग जाता है। यहाँ पर वो लड़की उसके बहकाव में आ जाती है और उसके बाद में ड्यूस उसे घर पर लेकर चला जाता है। घर पर जाने के बाद में ड्यूस उससे $10 यानी कि उसका चार्ज मांगता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उल्टा ड्यूस को ही उसे $500 चार्ज देना होगा। ये सुनकर ड्यूस सोचता है कि ये तो चोर के घर में डकैती हो गई, यानी कि चोर के घर में चोरी। वो उससे कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे $10 देने पड़ेंगे। जिसमें वो लड़की उससे $500 मारती है और बात हाथापाई तक आ जाती है। पहले वो लड़की उसके सामान पर लात मारती है और उसके मुंह पर लात बजाने लग जाती है, जिसके बाद में ड्यूस भी कम नहीं होता है, वो उसकी ब्रा की रस्सी को खींचकर उसके मारता है। वो लड़की हवा में उड़कर ड्यूस के मुंह पे एक लात मार देती है और उसके बाद उसके कच्छे को जोर से खींचकर छोड़ देती है। जिस बीच में वो लड़की उस घर के एंटोनी की फ़ोटो देख लेती है, जिसकी फ़ोटो देखकर उसे हाथ में फट के हाथ में आ जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। अगले दिन डीजे नाम का एक आदमी ड्यूस से मिलने के लिए आता है, जो कि दरअसल जिगलो यूनियन का लीडर होता है, यानी कि प्लेबॉय का लीडर होता है। ड्यूस उसे देखकर सच सच बताता है कैसे उनने एंटोनी की करोड़ों की माँ बहन एंटोनी की कर दी और ऐसे उस एक्वेरियम को ठीक करके नहीं दिया तो घर आने पर एंटोनी उसकी जान ले लेगा। अब उसकी मजबूरी को देखकर टीजे उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उससे कहता है, स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा फ़ायदा इस जिगलो बिजनेस यानी कि प्लेबॉय में है, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा और तुम्हारे पिछवाड़े को और भी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। जिसके बाद में वो उसे प्रोफेशनल प्लेबॉय के लिए तैयार करता है। आगे वो उसके सही दूसरे क्लाइंट के घर छोड़कर कहता है कि कभी किसी क्लाइंट के साथ प्यार मोहब्बत करना है। जिसके बाद ड्यूस उठाकर उस क्लाइंट के घर के अंदर चला जाता है और सीधा उसके बेडरूम में भी चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है, यानी फटकर हाथ में आ जाती है। वो औरत कोई कम सिनकली नहीं बल्कि 52 गज का दामन लेकर एक बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ मोटा भैंसा था, जिसके देखकर भी उसके पसीने पसीने हो जाते हैं और वो उसे थोड़ा बहुत मनोरंजन करके रात को किसी तरह गुजारता है। अगले दिन वो डीजे के मुंह पर कह देता है कि वो इस काम को और नहीं करेगा, लेकिन डीजे उससे पिछली रात उससे जो मेहनत की उसका पैसा देता है। तब वो डीजे से कहता है, ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिसके बाद में डिटेक्टिव लुकोस को दिखाया जाता है, जो उन दोनों की बातें छिपकर सुन रहा था। इधर ड्यूस जब बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर अपने पिताजी को भी देखता है, जो कि वहाँ पर बाथरूम साफ करने का काम करते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर उनसे पूछता है कि लड़कियों को प्लेजर देकर उनसे पैसा लेना गलत बात है, जिसमें उसका बाप कहता है, नहीं कोई भी गलत बात नहीं है। अगले ड्यूस अपने क्लाइंट से मिलने जाता है। यहाँ पर इस लड़की की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि डायरेक्टर ने पूरी की पूरी फिल्म के अंदर ही इसकी शक्ल एक बार भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें इसके लिए आपको तो नाम भी नहीं बताऊंगा। खैर ये जो लड़की होती है, ये बच्चे की तरह ड्यूस को गोदी में उठाकर बेडरूम में लेकर जाती है और उसके कपड़े फाड़ देती है और उसके करने लग जाती है। ड्यूस को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तब वो सरसों के तेल से उस लड़के के पैरों को मसाज करने लग जाता है। आगे जब वो उसे सर्विस देकर घर पे वापस जा रहा था, तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि ड्यूस एक प्लेबॉय है। ड्यूस उसे यहाँ पर झूठ कहता है कि वो बस फिश टैंकर को साफ करने के लिए आया था। खैर आगे ड्यूस जब एक और क्लाइंट के पास जाता है, जिसको मुर्गी का दौरा आता था, वो ड्यूस से कहने लग जाती है वो इस मुर्गी के दौरे को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये उसके काबू में नहीं हो रहा था। डेनिस यहाँ से सभी लड़कों को सर्विस दे देकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जिस भी लड़की के पास सर्विस के लिए जा रहा था वो कुछ ना कुछ अजीब ही होती थी। इसलिए वो डीजे को साफ साफ कह देता है कि वो ये काम और नहीं करेगा। तब डीजे उससे कहता है कि इस बार वो जिसके पास भेजेगा सर्विस के लिए वो एकदम पटाखा होगी। अब डेनिस उसके बात मानकर अगले क्लाइंट के पास में जाता है। रेस्टोरेंट में एक अंधी बुढ़िया उसे इशारों में अपने पास बुलाती है। डेनिस ये सोचकर घबरा जाता है कि उसकी किस्मत में इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है, लेकिन उस बुढ़िया के पास जाते ही उसे पता चलता है कि वो बुढ़िया उसे नहीं बल्कि वहाँ के वेटर को बुला रही थी और उधर कैट नाम की एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही थी। कैट को देखते ही वो उसके प्यार में अंधा पागल दीवाना हो जाता है और उस रात वो कैट को लेकर सड़क पर घूमने लग जाता है। इसी बीच वो कैट को जब घर छोड़कर अपने घर लौट ही
रहा था तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दरअसल डिटेक्टिव उसको ड्यूस को नहीं बल्कि एंटोई और डीजे को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो ड्यूस का पीछा कर रहा है। यहाँ पर ड्यूस उससे फिर से झूठ कहता है कि वो कोई प्ले बॉय नहीं है, वो बस केट को डेट कर रहा है। खैर अगले दिन दोबारा से डीजे को बताता है कि वो केट को पसंद करने लगा है, जिसमें डीजे उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे प्यार मोहब्बत छोड़कर अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलता है। इस बार ड्यूस जिस क्लान के पास जाता है उसे सोने की बीमारी थी और वो खड़े खड़े भी सो जाती थी। ड्यूस पूरा दिन उसे झेलती है और रात को उसे उसके घर पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल लेता है। धीरे धीरे वो एक प्रोफेशनल प्ले बॉय बन चुका था और वो उन सभी लड़कों को डेट करने के लिए साथ साथ एंटोनी के घर को भी ठीक करने का काम भी कर रहा था। इसी बीच एक दिन जब वो कैट को डेट कर रहा था तभी उसे याद आता है कि आज उसके पिता का बर्थडे है, इसलिए वो कैट को अपने पिता से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। कैट वहाँ पर उसके पिता को हैप्पी बर्थडे विश करती है। अब क्योंकि ड्यूस के पिता भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़े यानी कि प्ले बॉय रह चुके हैं, इसलिए वो कैट के ऊपर ही चांस मारने लग जाते हैं और उधर ये देखकर ड्यूस आग बबूला हो जाता है। खैर अब आगे ड्यूस को अपने कैट को घर लेके जाती है और वो दोनों वहाँ पर टपाटप करने लग जाते हैं। ड्यूस जब उसके पैरों को उठाकर उनकी किस कर रहा था तभी अचानक से उसका एक पैर उसके हाथ में आ जाता है। दरअसल कैट लंगड़ी होती है, इसलिए उसकी एक टांग नकली होती है। खैर इतना कुछ होने के बावजूद वो दोनों एक साथ टपाटप करते हैं। अगली सुबह जब ड्यूस अपने घर जा रहा था तब फिर से डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़कर उसे धमकाने लग जाते हैं और उससे एंटी और डीजे के बारे में पूछने लग जाते हैं, लेकिन ड्यूस जब उसे कुछ भी नहीं बताता है तभी वो अपनी पैंट उठाकर उसके अपने हाथ में उसके हाथ में अपना सामान पकड़ाता है। उसी रात दोबारा से ड्यूस से एक खूबसूरत लड़की को सर्विस देने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पहुंचकर एहसास होता है कि वो कैट के साथ चीट कर रहा है और वो कैट को पसंद करता है, इसलिए वो उस लड़की के साथ में खचाखच यानी कि टपाटप करने से मना कर देता है। लेकिन वो लड़की कहती है इसके लिए उसने डीजे को पैसे दिए हुए हैं, इसीलिए ड्यूस को उसे कुछ ना कुछ तो सर्विस देनी पड़ेगी, जिस वजह से ड्यूस उसे सर्विस देने के नाम पर गच्छा पहनकर उसके सामने पोल डांस करने लग जाता है। वो जब दोबारा से पैंट पहन रहा था तभी उसे लड़की के पैस में ग्लूकोज की फोटो मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की डिटेक्टिव ग्लूकोज की बीवी है। आगे जब बाहर निकलकर कैट ड्यूस को उसके लड़की के साथ देख लेती है, उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब कैट के जाने के दुख में ड्यूस दुखी होकर जब एक बीच साइड पर बैठा था तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है और डिटेक्टिव उसे पकड़कर मारने लग जाता है। डिटेक्टिव को उस बात का पता चल गया था कि उसकी बीवी ने पिछली रात ड्यूस के साथ में कुछ किया था, इसलिए वो ड्यूस को डराने धमकाने के लिए आया हुआ था। अब 2-4 थप्पड़ खाने के बाद में ड्यूस उसे बता देता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर ड्यूस की बातों पर डिटेक्टिव ग्लूकोज को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी हो गया और उस रात वो डिटेक्टिव भी उसके साथ थ्रीसम करने के लिए जाते हैं। खैर कुछ दिन बाद ड्यूस कैट के पास जाकर उसे मनाता है और उसे दिल की बात बताता है। कैट भी उससे मोहब्बत करती थी, इसलिए वो उसको माफ़ कर उसके साथ दोबारा से शादी में आ जाती है। इसलिए बात वो एंटोई के फिश टैंक को फिर से पहले जैसा बना देते हैं। दूसरी तरफ एंटोई को दिखाया जाता है जो कि स्विट्जरलैंड से वापस आ चुका था। अब उसको घर के अंदर आते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग घर के इधर उधर कोने में छिप जाते हैं, लेकिन एंटोई घर आकर सबसे पहले अपनी बेशकीमती फिश टैंक को देखने लग जाता है और तभी उसके छूते ही वो फिश टैंक दोबारा से टूट जाती है और बिखर जाती है। एंटोई समझ जाता है कि ड्यूस ने जरूर कोई ना कोई घपला किया है, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाता है। तभी दूसरी तरफ से कैट ड्यूस को बचाने के लिए अपनी टांग फेंक देती है और उसकी तरफ अपनी नकली टांग फेंक देती है। पहले राउंड में ड्यूस उससे बच जाता है, लेकिन दूसरे राउंड के अंदर एंटोई उसकी तरफ चाकू छुरियां फेंकने लग जाता है। ड्यूस उन सभी हथियारों से बचने के लिए नीचे की तरफ डोज करने लग जाता है। इसके बाद एंटोई उसके ऊपर क्रॉसबो से हमला करता है, तीरों से हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो ड्यूस को लगता है बीच में वो मोटी औरत आ जाती है और वो सीधा तीर उसके सामान में लग जाता है। अब दिखाया जाता है उसने अपने थैले के अंदर एक चिकन लेग पीस छिपा कर रखा हुआ था, जिस पर तीर लगने की वजह से वो किस तरीके से बच जाती है। लेकिन तब वहाँ पर डिटेक्टिव ग्लूकोज आ जाता है और वो एंटोई को जिगोलो बनने के लिए यानी कि प्ले बॉय बनने के लिए हिरासत में लेना चाह रहा था। इधर डीजे जो कि अलमारी के अंदर छुपा हुआ था वो अलमारी के अंदर ही एक लड़की को टपाटप कर देता है और इधर कैट भी ड्यूस के पास आकर सारे गिले शिकवे को दूर करके उसे पकड़ती है और दोस्तों इसी के साथ में इसकी एंडिंग हो जाती है। स्टार्टिंग में डेनिस नाम के मछुआरे को दिखाया जाता है जो फिश टैंक को साफ कर रहा था नंगा होकर। अभी म्यूजिक वाइज सभी लोग जब रंग बिरंगी मछलियों के साथ में उसे बिना कपड़ों के तैरते हुए देखते हैं तो उसे नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। आगे जब वो अपना सामान लेकर बस से नई नौकरी की तलाश में जा रहा था, जहाँ पर उसके बाल्टी से टपक रहा था थोड़ा सा पानी और वहाँ पर पैर लगने की वजह से एक बुढ़िया का पेट का पानी हिल जाता है, वो फिसल कर गिर जाती है। वो अपनी क्रश एलिसन की दुकान पर जाकर उससे काम मांगने लग जाता है, लेकिन एलिसन उससे करवाने के लिए कोई भी काम उसे नहीं देती है। इसी बीच वो एलिसन से 2-4 घोंघा मांगता है ताकि वो घर जाकर उसे पकाकर खा सके। एलिसन जब घोंघा निकालने के लिए फिश टैंक के अंदर हाथ डालती है तभी उसके जो होते हैं सामान उसका अंदर पानी में झांकने लग जाता है। ड्यूस भी ये सब देख रहा था और आगे वो उनके सामान की तारीफ करके चला जाता है। इसी बीच घर के सामने पहुंचता है एंटोनी नाम के एक आदमी से हो जाती है जो अपने साथ में अपने घर पर एक पटाखे लड़के को लेकर गया हुआ था। उसे देखकर वो मनी मन कहने लग जाता है जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदगी तो हर कोई होता है। वो वहाँ पर एक टॉयलेट से गोल्डन फिश को पकड़ने के लिए आया हुआ था जिसको वो बड़ी मुश्किल से
से पकड़ भी लेता है। फिर वो उस औरत को पैसे देने की बजाय उसको खचाखच मचाने के लिए बोलता है, जिसमें वो औरत उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर भगा देती है और दोबारा से अपने काम ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन फिर दोबारा वो गंदे पुल को साफ कर रहा था, वहाँ एक मछली उसको पकड़ लेती है और वो उसी पानी के अंदर गोते लगाने लग जाता है। तब उसे वहाँ पर एंटोइन आकर बाहर निकालता है। ड्यूस को यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट आई हुई थी, इसलिए एंटोन उसे अपने घर के अंदर बर्फ़ का लेप चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। घर के अंदर जाते के साथ ही ड्यूस के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर इतने पुराने पुराने सामान रखा हुआ था जिसकी कीमत अभी करोड़ों डॉलर्स में होती है। एंटो ड्यूस से कहता है कि वो एक कलेक्टर है और उसे पुराना सामान इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वहीं पर ड्यूस उसका बेशकीमती एक्वेरियम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस एक्वेरियम के पानी से लेकर मछलियाँ तक लाखों डॉलर्स के होते हैं। एंटोई जब वॉशरूम जाता है तभी उसे एक लड़की वॉइसमेल भेजकर $3500 के बदले में उसे ब्रेसलेट देने के लिए बोलती है और कहती है आने के लिए। ये बात ड्यूस भी सुन रहा था, इसलिए एंटोन के आने पर वो उससे पूछता है, अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं? मैं पूरा दिन मेहनत करके बस $3-4 ही दिहाड़ी निकाल पाता हूँ। एंटोई ने उससे कहता है प्ले बॉय है और उसका काम लड़कियों को सर्विस देना है, जिसे लड़कियाँ उसे सर्विस के पैसे देती हैं। इसी बीच वो अपनी टांगों में लटक कर अपने टेस्टोन हॉर्न को बूस्ट करने का उसे एक तरीका भी सिखा देता है। अगले दिन फिर से ड्यूस अब एक कुल्ले पूल को साफ कर रहा था, तभी एंटोई उसके पास आकर उसे अपने घर पर लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी एक बेशकीमती मछली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ड्यूस उसके घर जाकर उस मछली को अच्छी तरीके से चेक करता है कि उस मछली को बवासीर है और उसे ठीक होने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त भी लग सकता है। ये सुनकर एंटोई कहता है, लेकिन मुझे तो 2-3 हफ्तों के लिए स्विट्जरलैंड जाना है बिजनेस के काम से, इसीलिए एंटोई ड्यूस को 3 हफ्ते के लिए उसके घर की देखभाल करने के लिए और उस मछली की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लेता है। ड्यूस पहले पर यह करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब वो घर के अंदर से एक पटाखा लड़की को बाहर निकलते हुए देखता है तभी वो मुंह उठाकर उसे हाँ कह देता है। इसी बीच उसके हाथ से गलती से एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी कीमती एक क्रॉसो गिर जाता है, जिसको एंटोई किसी तरीके से टूटने से बचा लेता है। वो ड्यूस को धमका कर कहता है कि अगर उसने उसकी कोई भी चीज़ को छिड़खानी की या फिर उसके टेलीफोन या फिर उसकी महंगी महंगी कोई भी चीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वापस आकर वो उसकी जान ले लेगा। वो कहकर वो स्विट्जरलैंड के लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद में ड्यूस के बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं और वो उसके बेड पर जाकर उछल कूद करने लग जाता है। इसी बीच उसे उसके बेड पे यूज़ किया हुआ एक न्यूरो प्रोटेक्शन मिलता है। अब वो प्रोटेक्शन यूज़ हो चुका था, इसलिए वो उस चादर को गरम गरम पानी में उबाल कर धोने लग जाता है। आगे वो खाना खाता है, लेकिन टेबल पर 3 रिमोट मिलते हैं। वो उसे दबाकर एक टीवी नीचे से ऊपर आता है, दूसरे को दबाने पर ऊपर से एक टीवी नीचे खिसक कर आता है, लेकिन तीसरे को दबाने पर तो पूरा का पूरा थिएटर ही उसके पीछे खुल जाता है और उसमें अश्लील अश्लील वीडियोस चलने लग जाती हैं। इसी बीच कोई दरवाजे को नॉक करता हुआ अंदर आता है और ड्यूस बहुत सारे बटनों को दबाने पर भी टीवी को बंद नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो ऐसे ही दरवाजे को खोल डालता है। दरवाजे के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी होती है जो उसे ये सब करते हुए देख लेती है और उसे ठरकी समझकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ड्यूस अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए उल्टा लटकने की फैसला कर लेता है और वो टोस्टर में एक टोस्ट भी गर्म होने के लिए रख देता है और उल्टा लटकने लग जाता है। तभी वो देखता है वो टोस्ट गर्म होकर उसमें आग लग गई है और वो जल गया है। अब क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ है इसलिए तो वो अपने आप को सीधा नहीं कर पा रहा था और पूरे किचन में भी आग लग जाती है। वो किसी तरीके से झूल झूल कर उस करोड़ों के फिश टैंक को पकड़ता है, जिससे वो फिश टैंकर ही नीचे टूटकर बिखर जाता है और वो मुंह के बल गिरता है। जिसके बाद वो फिर इससे बियर निकाल कर उससे आग बिछाने की कोशिश करता है और उन सारी मछलियों को कटोरा, डिब्बा, गिलास और बाकी छोटे छोटे बर्तनों में पानी भर कर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो एक आदमी को बुलाकर उसे एक्वेरियम को फिर से पहले के जैसा बनाने के लिए बोलता है, जिसमें वो आदमी कहता है वो एक्वेरियम बहुत ज़्यादा पुराना था और उसे फिर से पहले की तरह बनाने के लिए $6000 खर्च करने होंगे। अब $6000 के दाम सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने आज तक इतना पैसा कभी इकट्ठा देखा भी नहीं है और 3 हफ्ते के अंदर इतना पैसा इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, तो इसके लिए वो एंटोई की कहीं भी वो बात सोचने लग जाता है कि अगर कोई भी चीज़ को हाथ लगाया तो उसकी जान ले लेगा। तो रात को थक हार कर सोता है, तभी उसे एक औरत कॉल करके प्लेजर देने के लिए यानी कि सर्विस देने के लिए अपने घर बुलाती है। और ड्यूस को एंटोई समझ रही थी अब पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका ड्यूस कैसे छोड़ देता, जिसके लिए वो सुपरमैन की तरह लाल चड्डी पहनकर उस औरत के घर पर उसे सर्विस देने पहुंच जाता है। वो औरत बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, इसलिए ड्यूस को पहले कविता सुनाकर पढ़ के कहने के लिए कहती है। ड्यूस उसकी बात मानकर कविता पढ़कर सुनाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़की को सर्विस दे रहा था तभी उसका खोखा जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद ड्यूस को जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। जाते जाते वो औरत उसे 10 मिनट के लिए $10 दे देती है, जिसको पाकर ड्यूस के मुंह में चमक आ जाती है, क्योंकि आज उसने पहली बार कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। वो उन पैसों को लेकर सीधा एक नाइट क्लब में पहुँच जाता है और उन पैसों से महंगी महंगी शराब पीने लग जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखकर उसके पास जाने के लिए बोलता है और उससे बोलता है मुझे स्पेनिश लड़कियाँ बहुत पसंद है। वो सुनकर लड़की कहती है लेकिन मैं तो फ्रेंच होती हूँ। लेकिन ड्यूस कहता है मुझे फ्रेंच भी बहुत
ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद वो लड़की उसके ऊपर बटरिंग करने लग जाता है। यहाँ पर वो लड़की उसके बहकाव में आ जाती है और उसके बाद में ड्यूस उसे घर पर लेकर चला जाता है। घर पर जाने के बाद में ड्यूस उससे $10 यानी कि उसका चार्ज मांगता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उल्टा ड्यूस को ही उसे $500 चार्ज देना होगा। ये सुनकर ड्यूस सोचता है कि ये तो चोर के घर में डकैती हो गई, यानी कि चोर के घर में चोरी। वो उससे कहता है नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे $10 देने पड़ेंगे। जिसमें वो लड़की उसे $500 मारती है और बात हाथापाई तक आ जाती है। पहले वो लड़की उसके सामान पर लात मारती है और उसके मुंह पर लात बजाने लग जाती है। जिसके बाद में ड्यूस भी कम नहीं होता है, वो उसकी ब्रा की रस्सी को खींचकर उसके मारता है। वो लड़की हवा में उड़कर ड्यूस के मुंह पे एक लात मार देती है और उसके बाद उसके कच्छे को जोर से खींचकर छोड़ देती है। जिस बीच में वो लड़की उस घर के एंटोई की फ़ोटो देख लेती है, जिसकी फ़ोटो देखकर उसे हाथ में पटके हाथ में आ जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। अगले दिन डीजे नाम का एक आदमी ड्यूस से मिलने के लिए आता है, जो कि दरअसल जिगलो यूनियन का लीडर होता है, यानी कि प्लेबॉय का लीडर होता है। ड्यूस उसे देखकर सच सच बताता है कैसे उनने एंटोई की करोड़ों की माँ बहन एंटोई की कर दी और ऐसे उस एक्वेरियम को ठीक करके नहीं दिया तो घर आने पर एंटोई उसकी जान ले लेगा। अब उसकी मजबूरी को देखकर डीजे उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उससे कहता है स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा फ़ायदा इस जिगलो बिजनेस यानी कि प्लेबॉय में है, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा और तुम्हारे पिछवाड़े को और भी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। जिसके बाद में वो उसे प्रोफेशनल प्लेबॉय के लिए तैयार करता है। आगे वो उसके सही दूसरे क्लाइंट के घर छोड़कर कहता है कि कभी किसी क्लाइंट के साथ प्यार मोहब्बत करना है। जिसके बाद ड्यूस मुँह उठाकर उस क्लाइंट के घर के अंदर चला जाता है और सीधा उसके बेडरूम में भी चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है, यानी फटकर हाथ में आ जाती है। वो औरत कोई कम सिनकली नहीं बल्कि 52 गज का दामन लेकर एक बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ मोटा भैंसा था, जिसके देखकर भी उसके पसीने पसीने हो जाते हैं और वो उसे थोड़ा बहुत मनोरंजन करके रात को किसी तरह गुजारता है। अगले दिन वो डीजे के मुंह पर कह देता है कि वो इस काम को और नहीं करेगा, लेकिन डीजे उससे पिछली रात उससे जो मेहनत की उसका पैसा देता है। तब वो डीजे से कहता है ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिसके बाद में डिटेक्टिव लुकोस को दिखाया जाता है, जो उन दोनों की बातें छिपकर सुन रहा था। इधर ड्यूस जब बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर अपने पिताजी को भी देखता है, जो कि वहाँ पर बाथरूम साफ करने का काम करते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर उनसे पूछता है कि लड़कियों को प्लेजर देकर उनसे पैसा लेना गलत बात है, जिसमें उसका बाप कहता है नहीं, कोई भी गलत बात नहीं है। अगले ड्यूस अपने क्लाइंट से मिलने जाता है। यहाँ पर इस लड़की की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि डायरेक्टर ने पूरी की पूरी फिल्म के अंदर ही इसकी शक्ल एक बार भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें इसके लिए आपको तो नाम भी नहीं बताऊंगा। खैर, ये जो लड़की होती है ये बच्चे की तरह ड्यूस को गोदी में उठाकर बेडरूम में लेकर जाती है और उसके कपड़े फाड़ देती है और उसके करने लग जाती है। ड्यूस को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तब वो सरसों के तेल से उस लड़के के पैरों को मसाज करने लग जाता है। आगे जब वो उसे सर्विस देकर घर पे वापस जा रहा था, तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि ड्यूस एक प्लेबॉय है। ड्यूस उसे यहाँ पर झूठ कहता है कि वो बस फिश टैंकर को साफ करने के लिए आया था। खैर, अगर ड्यूस जब एक और क्लाइंट के पास जाता है जिसको मिर्गी का दौरा आता था, वो ड्यूस से कहने लग जाती है वो इस मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये उसके काबू में नहीं हो रहा था। डेनिस यहाँ से सभी लड़कों को सर्विस दे देकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जिस भी लड़की के पास सर्विस के लिए जा रहा था वो कुछ ना कुछ अजीब ही होती थी। इसलिए वो डीजे को साफ साफ कह देता है कि वो ये काम और नहीं करेगा। तब डीजे उससे कहता है कि इस बार वो जिसके पास भेजेगा सर्विस के लिए वो एकदम पटाखा होगी। अब डेनिस उसके बात मानकर अगले क्लाइंट के पास में जाता है। रेस्टोरेंट में एक अंधी बुढ़िया उसे इशारों में अपने पास बुलाती है। डेनिस ये सोचकर घबरा जाता है कि उसकी किस्मत में इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है, लेकिन उस बुढ़िया के पास जाते ही उसे पता चलता है कि वो बुढ़िया उसे नहीं बल्कि वहाँ के वेटर को बुला रही थी और उधर कैट नाम की एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही थी। कैट को देखते ही वो उसके प्यार में अंधा पागल दीवाना हो जाता है और उस रात वो कैट को लेकर सड़क पर घूमने लग जाता है। इसी बीच वो कैट को जब घर छोड़कर अपने घर लौट ही रहा था, तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दरअसल डिटेक्टिव उसको ड्यूस को नहीं बल्कि एंटोई और डीजे को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो ड्यूस का पीछा कर रहा है। यहाँ पर ड्यूस उससे फिर से झूठ कहता है कि वो कोई प्लेबॉय नहीं है, वो बस कैट को डेट कर रहा है। खैर, अगले दिन दोबारा से डीजे को बताता है कि वो कैट को पसंद करने लगा है, जिसमें डीजे उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे प्यार मोहब्बत छोड़कर अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलता है। इस बार ड्यूस जिस क्लाइंट के पास जाता है उसे सोने की बीमारी थी और वो खड़े खड़े भी सो जाती थी। ड्यूस पूरा दिन उसे झेलती है और रात को उसे उसके घर पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल लेता है। धीरे धीरे वो एक प्रोफेशनल प्लेबॉय बन चुका था और वो उन सभी लड़कों को डेट करने के लिए साथ साथ एंटोनी के घर को भी ठीक करने का काम भी कर रहा था। इसी बीच एक दिन जब वो कैट को डेट कर रहा था, तभी उसे याद आता है कि आज उसके पिता
पिता का बर्थडे है, इसलिए वो कैट को अपने पिता से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। कैट वहाँ पर उसके पिता को हैप्पी बर्थडे विश करती है। अब क्योंकि ड्यूस के पिता भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़े डिक यानी कि प्ले बॉय रह चुके हैं, इसलिए वो कैट के ऊपर ही चांस मारने लग जाते हैं और उधर ये देखकर ड्यूस आग बबूला हो जाता है। खैर अब आगे ड्यूस को अपनी कैट को घर लेके जाती है और वो दोनों वहाँ पर टपाटप करने लग जाते हैं। ड्यूस जब उसके पैरों को उठाकर उनकी किस कर रहा था, तभी अचानक से उसका एक पैर उसके हाथ में आ जाता है। दरअसल कैट लंगड़ी होती है, इसलिए उसकी एक टांग नकली होती है। खैर इतना कुछ होने के बावजूद वो दोनों एक साथ टपाटप करते हैं। अगली सुबह जब ड्यूस अपने घर जा रहा था, तब फिर से डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़कर उसे धमकाने लग जाते हैं और उससे एंटी ओडिजे के बारे में पूछने लग जाते हैं। लेकिन ड्यूस जब उसे कुछ भी नहीं बताता है, तभी वो अपनी पैंट उठाकर उसके अपने हाथ में बन के उसके हाथ में अपना सामान पकड़ा देता है। उसी रात दोबारा से ड्यूस से एक खूबसूरत लड़की को सर्विस देने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पहुंचकर एहसास होता है कि वो कैट के साथ चीट कर रहा है और वो कैट को पसंद करता है, इसलिए वो उस लड़की के साथ में खचाखच यानी कि टपाटप करने से मना कर देता है। लेकिन वो लड़की कहती है इसके लिए उसने डीजे को पैसे दिए हुए हैं, इसीलिए ड्यूस को उसे कुछ ना कुछ तो सर्विस देनी पड़ेगी, जिस वजह से ड्यूस उसे सर्विस देने के नाम पर गच्छा पहनकर उसके सामने पोल डांस करने लग जाता है। वो जब दोबारा से पैंट पहन रहा था, तभी उसे लड़की के पैस में ग्लूकोज की फोटो मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की डिटेक्टिव ग्लूकोज की बीवी है। आगे जब बाहर निकलकर कैट ड्यूस को उसके लड़की के साथ देख लेती है, उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब कैट के जाने के दुख में ड्यूस दुखी होकर जब एक बीच साइड पर बैठा था, तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है और डिटेक्टिव उसे पकड़कर मारने लग जाता है। डिटेक्टिव को उस बात का पता चल गया था कि उसकी बीवी ने पिछली रात ड्यूस के साथ में कुछ किया था, इसलिए वो ड्यूस को डराने धमकाने के लिए आया हुआ था। अब 2-4 थप्पड़ खाने के बाद में ड्यूस उसे बता देता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर ड्यूस की बातों पर डिटेक्टिव ग्लूकोज को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी हो गया और उस रात वो डिटेक्टिव भी उसके साथ थ्रीसम करने के लिए जाते हैं। खैर कुछ दिन बाद ड्यूस कैट के पास जाकर उसे मनाता है और उसे दिल की बात बताता है। कैट भी उससे मोहब्बत करती थी, इसलिए वो उसको माफ़ कर उसके साथ दोबारा से शादी में कर आ जाती है। इसलिए बात वो एंटोई के फिश टैंक को फिर से पहले जैसा बना देते हैं। दूसरी तरफ एंटोई को दिखाया जाता है जो कि स्विट्जरलैंड से वापस आ चुका था। अब उसको घर के अंदर आते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग घर के इधर उधर कोने में छिप जाते हैं, लेकिन एंटोई घर आकर सबसे पहले अपनी बेशकीमती फिश टैंक को देखने लग जाता है और तभी उसके छूते ही वो फिश टैंक दोबारा से टूट जाती है और बिखर जाती है। एंटोई समझ जाता है कि ड्यूस ने जरूर कोई ना कोई घपला किया है, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाता है। तभी दूसरी तरफ से कैट ड्यूस को बचाने के लिए अपनी टांग फेंक देती है और उसकी तरफ अपनी नकली टांग फेंक देती है। पहले राउंड में ड्यूस उससे बच जाता है, लेकिन दूसरे राउंड के अंदर एंटोई उसकी तरफ चाकू छुरियां फेंकने लग जाता है। ड्यूस उन सभी हथियारों से बचने के लिए नीचे की तरफ डोज करने लग जाता है। इसके बाद एंटोई उसके ऊपर क्रॉसबो से हमला करता है, तीरों से हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो ड्यूस को लगता है बीच में वो मोटी औरत आ जाती है और वो सीधा तीर उसके सामान में लग जाता है। अब दिखाया जाता है उसने अपने थैले के अंदर एक चिकन लेग पीस छिपा कर रखा हुआ था, जिस पर तीर लगने की वजह से वो किस तरीके से बच जाती है। लेकिन तब वहाँ पर डिटेक्टिव ग्लूकोज आ जाता है और वो एंटोई को जिगोलो बनने के लिए यानी कि प्ले बॉय बनने के लिए हिरासत में लेना चाहता है। इधर डीजे जो कि अलमारी के अंदर छुपा हुआ था, वो अलमारी के अंदर ही एक लड़की को टपाटप कर देता है और इधर कैट भी ड्यूस के पास आकर सारे गिले शिकवे को दूर करके उसे पकड़ती है। और दोस्तों इसी के साथ में इसकी एंडिंग हो जाती है। स्टार्टिंग में डेनिस नाम के मछुआरे को दिखाया जाता है जो फिश टैंक को साफ कर रहा था नंगा होकर। अभी म्यूजिक वाइज सभी लोग जब रंग बिरंगी मछलियों के साथ में उसे बिना कपड़ों के तैरते हुए देखते हैं, तो उसे नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। आगे जब वो अपना सामान लेकर बस से नई नौकरी की तलाश में जा रहा था, जहाँ पर उसके बाल्टी से टपक रहा था थोड़ा सा पानी और वहाँ पर पैर लगने की वजह से एक बुढ़िया का पेट का पानी हिल जाता है, वो फिसल कर गिर जाती है। वो अपनी क्रश एलिसन की दुकान पर जाकर उससे काम मांगने लग जाता है, लेकिन एलिसन उससे करवाने के लिए कोई भी काम उसे नहीं देती है। इसी बीच वो एलिसन से 2-4 घोंघा मांगता है ताकि वो घर जाकर उसे पकाकर खा सके। एलिसन जब घोंघा निकालने के लिए फिश टैंक के अंदर हाथ डालती है, तभी उसके जो होते हैं सामान उसका अंदर पानी में झांकने लग जाता है। ड्यूस भी ये सब देख रहा था और आगे वो उनके सामान की तारीफ करके चला जाता है। इसी बीच घर के सामने पहुंचता है एंटोई नाम के एक आदमी से हो जाती है, जो अपने साथ में अपने घर पर एक पटाखे लड़के को लेकर गया हुआ था। उसे देखकर वो मनी मन कहने लग जाता है जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदगी तो हर कोई होता है। वो वहाँ पर एक टॉयलेट से गोल्डन फिश को पकड़ने के लिए आया हुआ था, जिसको वो बड़ी मुश्किल से पकड़ भी लेता है। फिर वो उस औरत को पैसे देने की बजाय उसको खचाखच मचाने के लिए बोलता है, जिसमें वो औरत उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर भगा देती है और दोबारा से अपने काम ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन फिर दोबारा वो गंदे पुल को साफ कर रहा था, वहाँ एक मछली उसको पकड़ लेती है और वो उसी पानी के अंदर गोते लगाने लग जाता है। तब उसे वहाँ पर एंटोइन आकर बाहर निकालता है। ड्यूस को यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट आई हुई थी, इसलिए एंटोन उसे अपने घर के अंदर बर्फ़ का लेप चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। घर के अंदर जाते के साथ ही ड्यूस के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर
इतने पुराने पुराने सामान रखा हुआ था जिसकी कीमत अभी करोड़ों डॉलर्स में होती है। एंटोनी ड्यूस से कहता है कि वो एक कलेक्टर है और उसे पुराना सामान इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वहीं पर ड्यूस उसका बेशकीमती एक्वेरियम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस एक्वेरियम के पानी से लेकर मछलियाँ तक लाखों डॉलर्स के होते हैं। एंटोनी जब वॉशरूम जाता है तभी उसे एक लड़की वॉइसमेल भेजकर $3500 के बदले में उसे ब्रेसलेट देने के लिए बोलती है और कहती है आने के लिए। ये बात ड्यूस भी सुन रहा था, इसलिए एंटोन के आने पर वो उससे पूछता है, अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं? मैं पूरा दिन मेहनत करके बस $3-4 ही दिहाड़ी निकाल पाता हूँ। एंटोनी ने उससे कहता है प्ले बॉय है और उसका काम लड़कियों को सर्विस देना है, जिसे लड़कियाँ उसे सर्विस के पैसे देती हैं। इसी बीच वो अपनी टांगों में लटक कर अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने का उसे एक तरीका भी सिखा देता है। अगले दिन फिर से ड्यूस अपने कुल्ले पूल को साफ कर रहा था, तभी एंटोनी उसके पास आकर उसे अपने घर पर लेकर चला जाता है क्योंकि उसकी एक बेशकीमती मछली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ड्यूस उसके घर जाकर उस मछली को अच्छी तरीके से चेक करता है कि उस मछली को बवासीर है और उसे ठीक होने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त भी लग सकता है। ये सुनकर एंटोनी कहता है, लेकिन मुझे तो 2-3 हफ्तों के लिए स्विट्जरलैंड जाना है बिजनेस के काम से। इसीलिए एंटोनी ड्यूस को 3 हफ्ते के लिए उसके घर की देखभाल करने के लिए और उस मछली की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लेता है। ड्यूस पहले पर यह करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब वो घर के अंदर से एक पटाखा लड़की को बाहर निकलते हुए देखता है तभी वो मुंह उठाकर उसे हाँ कह देता है। इसी बीच उसके हाथ से गलती से एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी कीमती एक क्रॉसबो गिर जाता है जिसको एंटोनी किसी तरीके से टूटने से बचा लेता है। वो ड्यूस को धमका कर कहता है कि अगर उसने उसकी कोई भी चीज़ को छेड़खानी की या फिर उसके टेलीफोन या फिर उसकी महंगी महंगी कोई भी चीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वापस आकर वो उसकी जान ले लेगा। वो कहकर वो स्विट्जरलैंड के लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद में ड्यूस के बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं और वो उसके बेड पर जाकर उछल कूद करने लग जाता है। इसी बीच उसे उसके बेड पे यूज़ किया हुआ एक न्यूरो प्रोटेक्शन मिलता है। अब वो प्रोटेक्शन यूज़ हो चुका था, इसलिए वो उस चादर को गरम गरम पानी में उबाल कर धोने लग जाता है। आगे वो खाना खाता है, लेकिन टेबल पर 3 रिमोट मिलते हैं। वो उसे दबाकर एक टीवी नीचे से ऊपर आता है, दूसरे को दबाने पर ऊपर से एक टीवी नीचे खिसक कर आता है, लेकिन तीसरे को दबाने पर तो पूरा का पूरा थिएटर ही उसके पीछे खुल जाता है और उसमें अश्लील अश्लील वीडियोस चलने लग जाती हैं। इसी बीच कोई दरवाजे को नॉक करता हुआ अंदर आता है और ड्यूस बहुत सारे बटनों को दबाने पर भी टीवी को बंद नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो ऐसे ही दरवाजे को खोल डालता है। दरवाजे के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी होती है जो उसे ये सब करते हुए देख लेती है और उसे उस ठरकी समझकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ड्यूस अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए उल्टा लटकने की फैसला कर लेता है और वो टोस्टर में एक टोस्ट भी गर्म होने के लिए रख देता है और उल्टा लटकने लग जाता है। तभी वो देखता है वो टोस्ट गर्म होकर उसमें आग लग गई है और वो जल गया है। अब क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ है इसलिए तो वो अपने आप को सीधा नहीं कर पा रहा था और पूरे किचन में भी आग लग जाती है। वो किसी तरीके से झूल झूल कर उस करोड़ों के फिश टैंक को पकड़ता है, जिसे वो फिश टैंकर ही नीचे टूटकर बिखर जाता है और वो मुंह के बल गिरता है, जिसके बाद वो फिर इससे बियर निकाल कर उससे आग बिछाने की कोशिश करता है और उन सारी मछलियों को कटोरा, डिब्बा, गिलास और बाकी छोटे छोटे बर्तनों में पानी भर कर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो एक आदमी को बुलाकर उसे एक्वेरियम को फिर से पहले के जैसा बनाने के लिए बोलता है, जिसमें वो आदमी कहता है वो एक्वेरियम बहुत ज़्यादा पुराना था और उसे फिर से पहले की तरह बनाने के लिए $6000 खर्च करने होंगे। अब $6000 के दाम सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने आज तक इतना पैसा कभी इकट्ठा देखा भी नहीं है और 3 हफ्ते के अंदर इतना पैसा इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, तो इसके लिए वो एंटोनी की कहीं भी वो बात सोचने लग जाता है कि अगर कोई भी चीज़ को हाथ लगाया तो उसकी जान ले लेगा। तो रात को थक हार कर सोता है, तभी उसे एक औरत कॉल करके प्लेजर देने के लिए यानी कि सर्विस देने के लिए अपने घर बुलाती है। वो ड्यूस को एंटोनी समझ रही थी अब पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका ड्यूस कैसे छोड़ देता, जिसके लिए वो सुपरमैन की तरह लाल चड्डी पहनकर उस औरत के घर पर उसे सर्विस देने पहुँच जाता है। वो औरत बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, इसलिए ड्यूस को पहले कविता सुनाकर पढ़ के कहने के लिए कहती है। ड्यूस उसकी बात मानकर कविता पढ़कर सुनाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़की को सर्विस दे रहा था तभी उसका खोखा जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद ड्यूस को जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। जाते जाते वो औरत उसे 10 मिनट के लिए $10 दे देती है, जिसको पाकर ड्यूस के मुंह में चमक आ जाती है, क्योंकि आज उसने पहली बार कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। वो उन पैसों को लेकर सीधा एक नाइट क्लब में पहुंच जाता है और उन पैसों से महंगी महंगी शराब पीने लग जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखकर उसके पास जाने के लिए बोलता है और उससे बोलता है मुझे स्पेनिश लड़कियाँ बहुत पसंद है। वो सुनकर लड़की कहती है लेकिन मैं तो फ्रेंच होती हूँ। लेकिन ड्यूस कहता है मुझे फ्रेंच भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद वो लड़की उसके ऊपर बटरिंग करने लग जाता है। यहाँ पर वो लड़की उसके बहकाव में आ जाती है और उसके बाद में ड्यूस उसे घर पर लेकर चला जाता है। घर पर जाने के बाद में ड्यूस उससे $10 यानी कि उसका चार्ज मांगता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उल्टा ड्यूस को ही उसे $500 चार्ज देना होगा। ये सुनकर ड्यूस सोचता है कि ये तो चोर के घर में डकैती हो गई, यानी कि चोर के घर में चोरी। वो उससे कहता है नहीं नहीं तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ इसलिए तुम मुझे $10 देने पड़ेंगे। जिसमें वो लड़की उसे $500 मारती है और बात हाथापाई तक आ जाती है। पहले वो लड़की उसके सामान पर लात मारती है और उसके मुंह
मुंह पर लात बजाने लग जाती है। जिसके बाद में ड्यूस भी कम नहीं होता है, वो उसकी ब्रा की रस्सी को खींचकर उसके मारता है। वो लड़की हवा में उड़कर ड्यूस के मुंह पे एक लात मार देती है और उसके बाद उसके कच्छे को जोर से खींचकर छोड़ देती है। जिस बीच में वो लड़की उस घर के एंटोई की फ़ोटो देख लेती है, जिसकी फ़ोटो देखकर उसे हाथ में पटके हाथ में आ जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। अगले दिन डीजे नाम का एक आदमी ड्यूस से मिलने के लिए आता है, जो कि दरअसल जिगलो यूनियन का लीडर होता है, यानी कि प्लेबॉय का लीडर होता है। ड्यूस उसे देखकर सच सच बताता है कैसे उनने एंटोई की करोड़ों की माँ बहन एंटोई की कर दी और ऐसे उस एक्वेरियम को ठीक करके नहीं दिया तो घर आने पर एंटोई उसकी जान ले लेगा। अब उसकी मजबूरी को देखकर डीजे उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उससे कहता है स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा फ़ायदा इस जिगलो बिजनेस यानी कि प्लेबॉय में है, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा और तुम्हारे पिछवाड़े को और भी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। जिसके बाद में वो उसे प्रोफेशनल प्लेबॉय के लिए तैयार करता है। आगे वो उसके सही दूसरे क्लाइंट के घर छोड़कर कहता है कि कभी किसी क्लाइंट के साथ प्यार मोहब्बत करना है। जिसके बाद ड्यूस मुँह उठाकर उस क्लाइंट के घर के अंदर चला जाता है और सीधा उसके बेडरूम में भी चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है, यानी फटकर हाथ में आ जाती है। वो औरत कोई कम सिनकली नहीं बल्कि 52 गज का दामन लेकर एक बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ मोटा भैंसा था, जिसके देखकर भी उसके पसीने पसीने हो जाते हैं और वो उसे थोड़ा बहुत मनोरंजन करके रात को किसी तरह गुजारता है। अगले दिन वो डीजे के मुंह पर कह देता है कि वो इस काम को और नहीं करेगा, लेकिन डीजे उससे पिछली रात उससे जो मेहनत की उसका पैसा देता है। तब वो डीजे से कहता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिसके बाद में डिटेक्टिव लुकोस को दिखाया जाता है, जो उन दोनों की बातें छिपकर सुन रहा था। इधर ड्यूस जब बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है, तभी वो वहाँ पर अपने पिताजी को भी देखता है, जो कि वहाँ पर बाथरूम साफ करने का काम करते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर उनसे पूछता है कि लड़कियों को प्लेजर देकर उनसे पैसा लेना गलत बात है, जिसमें उसका बाप कहता है नहीं कोई भी गलत बात नहीं है। अगले ड्यूस अपने क्लाइंट से मिलने जाता है। यहाँ पर इस लड़की की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि डायरेक्टर ने पूरी की पूरी फिल्म के अंदर ही इसकी शक्ल एक बार भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें इसके लिए आपको तो नाम भी नहीं बताऊंगा। खैर ये जो लड़की होती है ये बच्चे की तरह ड्यूस को गोदी में उठाकर बेडरूम में लेकर जाती है और उसके कपड़े फाड़ देती है और उसके करने लग जाती है। ड्यूस को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तब वो सरसों के तेल से उस लड़के के पैरों को मसाज करने लग जाता है। आगे जब वो उसे सर्विस देकर घर पे वापस जा रहा था, तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि ड्यूस एक प्लेबॉय है। ड्यूस उसे यहाँ पर झूठ कहता है कि वो बस फिश टैंकर को साफ करने के लिए आया था। खैर आगे ड्यूस जब एक और क्लाइंट के पास जाता है जिसको मिर्गी का दौरा आता था, वो ड्यूस से कहने लग जाती है वो इस मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये उसके काबू में नहीं हो रहा था। डेनिस यहाँ से सभी लड़कों को सर्विस दे देकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जिस भी लड़की के पास सर्विस के लिए जा रहा था वो कुछ ना कुछ अजीब ही होती थी। इसलिए वो डीजे को साफ साफ कह देता है कि वो ये काम और नहीं करेगा। तब डीजे उससे कहता है कि इस बार वो जिसके पास भेजेगा सर्विस के लिए वो एकदम पटाखा होगी। अब डेनिस उसके बात मानकर अगले क्लाइंट के पास में जाता है। रेस्टोरेंट में एक अंधी बुढ़िया उसे इशारों में अपने पास बुलाती है। डेनिस ये सोचकर घबरा जाता है कि उसकी किस्मत में इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है, लेकिन उस बुढ़िया के पास जाते ही उसे पता चलता है कि वो बुढ़िया उसे नहीं बल्कि वहाँ के वेटर को बुला रही थी और उधर कैट नाम की एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही थी। कैट को देखते ही वो उसके प्यार में अंधा पागल दीवाना हो जाता है और उस रात वो कैट को लेकर सड़क पर घूमने लग जाता है। इसी बीच वो कैट को जब घर छोड़कर अपने घर लौट ही रहा था, तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दरअसल डिटेक्टिव उसको ड्यूस को नहीं बल्कि एंटोई और डीजे को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो ड्यूस का पीछा कर रहा है। यहाँ पर ड्यूस उससे फिर से झूठ कहता है कि वो कोई प्लेबॉय नहीं है, वो बस कैट को डेट कर रहा है। खैर अगले दिन दोबारा से डीजे को बताता है कि वो कैट को पसंद करने लगा है, जिसमें डीजे उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे प्यार मोहब्बत छोड़कर अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलता है। इस बार ड्यूस जिस क्लाइंट के पास जाता है उसे सोने की बीमारी थी और वो खड़े खड़े भी सो जाती थी। ड्यूस पूरा दिन उसे झेलती है और रात को उसे उसके घर पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल लेता है। धीरे धीरे वो एक प्रोफेशनल प्ले बॉय बन चुका था और वो उन सभी लड़कों को डेट करने के लिए साथ साथ एंटोनी के घर को भी ठीक करने का काम भी कर रहा था। इसी बीच एक दिन जब वो कैट को डेट कर रहा था, तभी उसे याद आता है कि आज उसके पिता का बर्थडे है, इसलिए वो कैट को अपने पिता से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। कैट वहाँ पर उसके पिता को हैप्पी बर्थडे विश करती है। अब क्योंकि ड्यूस के पिता भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़े यानी कि प्ले बॉय रह चुके हैं, इसलिए वो कैट के ऊपर ही चांस मारने लग जाते हैं और उधर ये देखकर ड्यूस आग बबूला हो जाता है। खैर अब आगे ड्यूस को अपने कैट को घर लेकर जाती है और वो दोनों वहाँ पर टपाटप करने लग जाते हैं। ड्यूस जब उसके पैरों को उठाकर उनकी किस कर रहा था, तभी अचानक से उसका एक पैर उसके हाथ में आ जाता है। दरअसल कैट लंगड़ी होती है, इसलिए उसकी एक टांग नकली होती है। खैर इतना कुछ होने के
के बावजूद वो दोनों एक साथ टपाटप करते हैं। अगली सुबह जब ड्यूस अपने घर जा रहा था तब फिर से डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़कर उसे धमकाने लग जाते हैं और उससे एंटोनी और डीजे के बारे में पूछने लग जाते हैं। लेकिन ड्यूस जब उसे कुछ भी नहीं बताता है तभी वो अपनी पैंट उठाकर उसके अपने हाथ में बन के उसके हाथ में अपना सामान पकड़ा देता है। उसी रात दोबारा से ड्यूस से एक खूबसूरत लड़की को सर्विस देने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पहुंचकर एहसास होता है कि वो कैट के साथ चीट कर रहा है और वो कैट को पसंद करता है, इसलिए वो उस लड़की के साथ में खचाखच यानी कि टपाटप करने से मना कर देता है। लेकिन वो लड़की कहती है इसके लिए उसने डीजे को पैसे दिए हुए हैं, इसीलिए ड्यूस को उसे कुछ ना कुछ तो सर्विस देनी पड़ेगी, जिस वजह से ड्यूस उसे सर्विस देने के नाम पर कच्छा पहनकर उसके सामने पोल डांस करने लग जाता है। वो जब दोबारा से पैंट पहन रहा था तभी उसे लड़की के पैस में ग्लूकोज की फोटो मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की डिटेक्टिव ग्लूकोज की बीवी है। आगे जब बाहर निकलकर कैट ड्यूस को उसके लड़की के साथ देख लेती है, उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब कैट के जाने के दुख में ड्यूस दुखी होकर जब एक बीच साइड पर बैठा था तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है और डिटेक्टिव उसे पकड़कर मारने लग जाता है। डिटेक्टिव को उस बात का पता चल गया था कि उसकी बीवी ने पिछली रात ड्यूस के साथ में कुछ किया था, इसलिए वो ड्यूस को डराने धमकाने के लिए आया हुआ था। अब 2-4 थप्पड़ खाने के बाद में ड्यूस उसे बता देता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर ड्यूस की बातों पर डिटेक्टिव ग्लूकोज को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी हो गया और उस रात वो डिटेक्टिव ड्यूस के साथ थ्रीसम करने के लिए जाते हैं। खैर कुछ दिन बाद ड्यूस कैट के पास जाकर उसे मनाता है और उसे दिल की बात बताता है। कैट भी उससे मोहब्बत करती थी, इसलिए वो उसको माफ़ कर उसके साथ दोबारा से शादी में कर आ जाती है। इसलिए बात वो एंटोनी के फिश टैंक को फिर से पहले जैसा बना देते हैं। दूसरी तरफ एंटोनी को दिखाया जाता है जो कि स्विट्जरलैंड से वापस आ चुका था। अब उसको घर के अंदर आते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग घर के इधर उधर कोने में छिप जाते हैं, लेकिन एंटोनी घर आकर सबसे पहले अपनी बेशकीमती फिश टैंक को देखने लग जाता है और तभी उसके छूते ही वो फिश टैंक दोबारा से टूट जाती है और बिखर जाती है। एंटोनी समझ जाता है कि ड्यूस ने जरूर कोई ना कोई घपला किया है, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाता है। तभी दूसरी तरफ से कैट ड्यूस को बचाने के लिए अपनी टांग फेंक देती है और उसकी तरफ अपनी नकली टांग फेंक देती है। पहले राउंड में ड्यूस उससे बच जाता है, लेकिन दूसरे राउंड के अंदर एंटोनी उसकी तरफ चाकू छुरियां फेंकने लग जाता है। ड्यूस उन सभी हथियारों से बचने के लिए नीचे की तरफ डोज करने लग जाता है। इसके बाद एंटोनी उसके ऊपर क्रॉसबो से हमला करता है, तीरों से हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो ड्यूस को लगता है बीच में वो मोटी औरत आ जाती है और वो सीधा तीर उसके सामान में लग जाता है। अब दिखाया जाता है उसने अपने थैले के अंदर एक चिकन लेग पीस छिपा कर रखा हुआ था, जिस पर तीर लगने की वजह से वो किस तरीके से बच जाती है। लेकिन तब वहाँ पर डिटेक्टिव ग्लूकोज आ जाता है और वो एंटोनी को जिगोलो बनने के लिए यानी कि प्ले बॉय बनने के लिए हिरासत में लेना चाहता है। इधर डीजे जो कि अलमारी के अंदर छुपा हुआ था, वो अलमारी के अंदर ही एक लड़की को टपाटप कर देता है और इधर कैट भी ड्यूस के पास आकर सारे गिले शिकवे को दूर करके उसे पकड़ती है। और दोस्तों इसी के साथ में इसकी एंडिंग हो जाती है। स्टार्टिंग में डेनिस नाम के मछुआरे को दिखाया जाता है जो फिश टैंक को साफ कर रहा था नंगा होकर। अभी म्यूजिक वाइज सभी लोग जब रंग बिरंगी मछलियों के साथ में उसे बिना कपड़ों के तैरते हुए देखते हैं तो उसे नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। आगे जब वो अपना सामान लेकर बस से नई नौकरी की तलाश में जा रहा था, जहाँ पर उसके बाल्टी से टपक रहा था थोड़ा सा पानी और वहाँ पर पैर लगने की वजह से एक बुढ़िया का पेट का पानी हिल जाता है, वो फिसल कर गिर जाती है। वो अपनी क्रश एलिसन की दुकान पर जाकर उससे काम मांगने लग जाता है, लेकिन एलिसन उससे करवाने के लिए कोई भी काम उसे नहीं देती है। इसी बीच वो एलिसन से 2-4 घोंघा मांगता है ताकि वो घर जाकर उसे पकाकर खा सके। एलिसन जब घोंघा निकालने के लिए फिश टैंक के अंदर हाथ डालती है तभी उसके जो होते हैं सामान उसका अंदर पानी में झांकने लग जाता है। ड्यूस भी ये सब देख रहा था और आगे वो उनके सामान की तारीफ करके चला जाता है। इसी बीच घर के सामने पहुंचता है एंटोनी नाम के एक आदमी से हो जाती है जो अपने साथ में अपने घर पर एक पटाखे लड़के को लेकर गया हुआ था। उसे देखकर वो मनी मन कहने लग जाता है जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदगी तो हर कोई होता है। वो वहाँ पर एक टॉयलेट से गोल्डन फिश को पकड़ने के लिए आया हुआ था, जिसको वो बड़ी मुश्किल से पकड़ भी लेता है। फिर वो उस औरत को पैसे देने की बजाय उसको खचाखच मचाने के लिए बोलता है, जिसमें वो औरत उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर भगा देती है और दोबारा से अपने काम ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन फिर दोबारा वो गंदे पुल को साफ कर रहा था, वहाँ एक मछली उसको पकड़ लेती है और वो उसी पानी के अंदर गोते लगाने लग जाता है। तब उसे वहाँ पर एंटोनी आकर बाहर निकालता है। ड्यूस को यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट आई हुई थी, इसलिए एंटोन उसे अपने घर के अंदर बर्फ़ का लेप चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। घर के अंदर जाते के साथ ही ड्यूस के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर इतने पुराने सामान रखा हुआ था जिसकी कीमत अभी करोड़ों डॉलर्स में होती है। एंटोनी ड्यूस से कहता है कि वो एक कलेक्टर है और उसे पुराना सामान इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वहीं पर ड्यूस उसका बेशकीमती एक्वेरियम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस एक्वेरियम के पानी से लेकर मछलियाँ तक लाखों डॉलर्स के होते हैं। एंटोनी जब वॉशरूम जाता है तभी उसे एक लड़की वॉइसमेल भेजकर $3500 के बदले में उसे ब्रेसलेट देने के लिए बोलती है और कहती है आने के लिए। ये बात यूज भी सुन रहा था, इसलिए एंटोन के आने पर वो उससे पूछता है, अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं? मैं पूरा दिन मेहनत करके बस $3-4 ही दिहाड़ी निकाल पाता हूँ। एंटोनी ने उससे कहता है प्ले बॉय है और उसका काम लड़कियों को सर्विस देना है, जिसे लड़कियाँ उसे सर्विस के पैसे देती हैं। इसी बीच वो अपनी टांगों में लटक कर अपने डेस्टोन
न्यूरॉन्स को बूस्ट करने का उसे एक तरीका भी सिखा देता है। अगले दिन फिर से ड्यूस अपने कूलने पूल को साफ कर रहा था, तभी एंटोई उसके पास आकर उसे अपने घर पर लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी एक बेशकीमती मछली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ड्यूस उसके घर जाकर उस मछली को अच्छी तरीके से चेक करता है कि उस मछली को बवासीर है और उसे ठीक होने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त भी लग सकता है। ये सुनकर एंटोई कहता है, लेकिन मुझे तो 2-3 हफ्तों के लिए स्विट्जरलैंड जाना है बिजनेस के काम से। इसीलिए एंटोई ड्यूस को 3 हफ्ते के लिए उसके घर की देखभाल करने के लिए और उस मछली की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लेता है। ड्यूस पहले पर यह करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब वो घर के अंदर से एक पटाखा लड़की को बाहर निकलते हुए देखता है, तभी वो मुँह उठाकर उसे हाँ कह देता है। इसी बीच उसके हाथ से गलती से एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी कीमती एक क्रॉसो गिर जाता है, जिसको एंटोई किसी तरीके से टूटने से बचा लेता है। वो ड्यूस को धमका कर कहता है कि अगर उसने उसकी कोई भी चीज़ को छेड़खानी की या फिर उसके टेलीफोन या फिर उसकी महंगी महंगी कोई भी चीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वापस आकर वो उसकी जान ले लेगा। वो कहकर वो स्विट्जरलैंड के लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद में ड्यूस के बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं और वो उसके बेड पर जाकर उछल कूद करने लग जाता है। इसी बीच उसे उसके बेड पे यूज़ किया हुआ एक न्यूरो प्रोटेक्शन मिलता है। अब वो प्रोटेक्शन यूज़ हो चुका था, इसलिए वो उस चादर को गरम गरम पानी में उबाल कर धोने लग जाता है। आगे वो खाना खाता है, लेकिन टेबल पर 3 रिमोट मिलते हैं। वो उसे दबाकर एक टीवी नीचे से ऊपर आता है, दूसरे को दबाने पर ऊपर से एक टीवी नीचे खिसक कर आता है, लेकिन तीसरे को दबाने पर तो पूरा का पूरा थिएटर ही उसके पीछे खुल जाता है और उसमें अश्लील अश्लील वीडियोस चलने लग जाती हैं। इसी बीच कोई दरवाजे को नॉक करता हुआ अंदर आता है और ड्यूस बहुत सारे बटनों को दबाने पर भी टीवी को बंद नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो ऐसे ही दरवाजे को खोल डालता है। दरवाजे के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी होती है, जो उसे ये सब करते हुए देख लेती है और उसे उस ठरकी समझकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ड्यूस अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए उल्टा लटकने की फैसला कर लेता है और वो टोस्टर में एक टोस्ट भी गर्म होने के लिए रख देता है और उल्टा लटकने लग जाता है। तभी वो देखता है वो टोस्ट गर्म होकर उसमें आग लग गई है और वो जल गया है। अब क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ है, इसलिए तो वो अपने आप को सीधा नहीं कर पा रहा था और पूरे किचन में भी आग लग जाती है। वो किसी तरीके से झूल झूल कर उस करोड़ों के फिश टैंक को पकड़ता है, जिसे वो फिश टैंकर ही नीचे टूटकर बिखर जाता है और वो मुँह के बल गिरता है, जिसके बाद वो फिर इससे बियर निकाल कर उससे आग बिछाने की कोशिश करता है और उन सारी मछलियों को कटोरा, डिब्बा, गिलास और बाकी छोटे छोटे बर्तनों में पानी भरकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो एक आदमी को बुलाकर उसे एक्वेरियम को फिर से पहले के जैसा बनाने के लिए बोलता है, जिसमें वो आदमी कहता है वो एक्वेरियम बहुत ज़्यादा पुराना था और उसे फिर से पहले की तरह बनाने के लिए $6000 खर्च करने होंगे। अब $6000 के दाम सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने आज तक इतना पैसा कभी इकट्ठा देखा भी नहीं है और 3 हफ्ते के अंदर इतना पैसा इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, तो इसके लिए वो एंटोई की कहीं भी वो बात सोचने लग जाता है कि अगर कोई भी चीज़ को हाथ लगाया तो उसकी जान ले लेगा। तो तख्त को थकार कर सोता है, तभी उसे एक औरत कॉल करके प्लेजर देने के लिए यानी कि सर्विस देने के लिए अपने घर बुलाती है। वो ड्यूस को एंटोई समझ रही थी अब पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका ड्यूस कैसे छोड़ देता, जिसके लिए वो सुपरमैन की तरह लाल चड्डी पहनकर उस औरत के घर पर उसे सर्विस देने पहुँच जाता है। वो औरत बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, इसलिए ड्यूस को पहले कविता सुनाकर पढ़ के कहने के लिए कहती है। ड्यूस उसकी बात मानकर कविता पढ़कर सुनाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़की को सर्विस दे रहा था, तभी उसका खोखा जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद ड्यूस को जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। जाते जाते वो औरत उसे 10 मिनट के लिए $10 दे देती है, जिसको पाकर ड्यूस के मुंह में चमक आ जाती है, क्योंकि आज उसने पहली बार कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। वो उन पैसों को लेकर सीधा एक नाइट क्लब में पहुंच जाता है और उन पैसों से महंगी महंगी शराब पीने लग जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखकर उसके पास जाने के लिए बोलता है और उससे बोलता है मुझे स्पेनिश लड़कियाँ बहुत पसंद है। वो सुनकर लड़की कहती है लेकिन मैं तो फ्रेंच होती हूँ। लेकिन ड्यूस कहता है मुझे फ्रेंच भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके बाद वो लड़की उसके ऊपर बटरिंग करने लग जाता है। यहाँ पर वो लड़की उसके बहकाव में आ जाती है और उसके बाद में ड्यूस उसे घर पर लेकर चला जाता है। घर पर जाने के बाद में ड्यूस उससे $10 यानी कि उसका चार्ज मांगता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उल्टा ड्यूस को ही उसे $500 चार्ज देना होगा। ये सुनकर ड्यूस सोचता है कि ये तो चोर के घर में डकैती हो गई, यानी कि चोर के घर में चोरी। वो उससे कहता है नहीं नहीं तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे $10 देने पड़ेंगे। जिसमें वो लड़की उसे $500 मारती है और बात हाथापाई तक आ जाती है। पहले वो लड़की उसके सामान पर लात मारती है और उसके मुंह पर लात बजाने लग जाती है, जिसके बाद में ड्यूस भी कम नहीं होता है। वो उसकी ब्रा की रस्सी को खींचकर उसके मारता है। वो लड़की हवा में उड़कर ड्यूस के मुंह पे एक लात मार देती है और उसके बाद उसके कच्चे को जोर से खींचकर छोड़ देती है। जिस बीच में वो लड़की उस घर के एंटोई की फ़ोटो देख लेती है, जिसकी फ़ोटो देखकर उसे हाथ में पट के हाथ में आ जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। अगले दिन डीजे नाम का एक आदमी ड्यूस से मिलने के लिए आता है, जो कि दरअसल जिगलो यूनियन का लीडर होता है, यानी कि प्लेबॉय का लीडर होता है। ड्यूस उसे देखकर सच सच बताता है कैसे उन्होंने एंटोई की करोड़ों की माँ बहन एंटोई की कर दी और ऐसे उस एक्वेरियम को ठीक करके नहीं दिया तो घर आने पर एंटोई उसकी जान ले लेगा। अब उसकी मजबूरी को देखकर टीजे
उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उससे कहता है स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा फ़ायदा इस जिगलो बिजन यानी कि प्लेबॉय में है, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा और तुम्हारे पिछवाड़े को और भी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। जिसके बाद में वो उसे प्रोफेशनल प्लेबॉय के लिए तैयार करता है। आगे वो उसके सही दूसरे क्लाइंट के घर छोड़कर कहता है कि कभी किसी क्लाइंट के साथ प्यार मोहब्बत करना है। जिसके बाद ड्यूस मुँह उठाकर उस क्लाइंट के घर के अंदर चला जाता है और सीधा उसके बेडरूम में भी चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है, यानी फटकर हाथ में आ जाती है। वो औरत कोई कम सिनकली नहीं बल्कि 52 गज का दामन लेकर एक बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ मोटा भैंसा था, जिसके देखकर भी उसके पसीने पसीने हो जाते हैं। और वो उसे थोड़ा बहुत मनोरंजन करके रात को किसी तरह गुजारता है। अगले दिन वो डीजे के मुंह पर कह देता है कि वो इस काम को और नहीं करेगा, लेकिन डीजे उससे पिछली रात उससे जो मेहनत की उसका पैसा देता है। तब वो डीजे से कहता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिसके बाद में डिटेक्टिव लुकेश को दिखाया जाता है जो उन दोनों की बातें छिपकर सुन रहा था। इधर ड्यूस जब बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है तभी वो वहाँ पर अपने पिताजी को भी देखता है, जो कि वहाँ पर बाथरूम साफ करने का काम करते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर उनसे पूछता है कि लड़कियों को प्लेजर देकर उनसे पैसा लेना गलत बात है, जिसमें उसका बाप कहता है नहीं कोई भी गलत बात नहीं है। अगले ड्यूस अपने क्लाइंट से मिलने जाता है। यहाँ पर इस लड़की की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि डायरेक्टर ने पूरी की पूरी फिल्म के अंदर ही इसकी शक्ल एक बार भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें इसके लिए आपको तो नाम भी नहीं बताऊंगा। खैर ये जो लड़की होती है ये बच्चे की तरह ड्यूस को गोदी में उठाकर बेडरूम में लेकर जाती है और उसके कपड़े फाड़ देती है और उसके करने लग जाती है। ड्यूस को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब वो सरसों के तेल से उस लड़के के पैरों को मसाज करने लग जाता है। आगे जब वो उसे सर्विस देकर घर पे वापस जा रहा था तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि ड्यूस एक प्ले बॉय है। ड्यूस उसे यहाँ पर झूठ कहता है कि वो बस फिश टैंकर को साफ करने के लिए आया था। खैर आगे ड्यूस जब एक और क्लाइंट के पास जाता है जिसको मुर्गी का दौरा आता था, वो ड्यूस से कहने लग जाती है वो इस मुर्गी के दौरे को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये उसके काबू में नहीं हो रहा था। डेनिस यहाँ से सभी लड़कों को सर्विस दे देकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जिस भी लड़की के पास सर्विस के लिए जा रहा था वो कुछ ना कुछ अजीब ही होती थी। इसलिए वो डीजे को साफ साफ कह देता है कि वो ये काम और नहीं करेगा। तब डीजे उससे कहता है कि इस बार वो जिसके पास भेजेगा सर्विस के लिए वो एकदम पटाखा होगी। अब डेनिस उसके बात मानकर अगले क्लाइंट के पास में जाता है। रेस्टोरेंट में एक अंधी बुढ़िया उसे इशारों में अपने पास बुलाती है। डेनिस ये सोचकर घबरा जाता है कि उसकी किस्मत में इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है, लेकिन उस बुढ़िया के पास जाते ही उसे पता चलता है कि वो बुढ़िया उसे नहीं बल्कि वहाँ के वेटर को बुला रही थी और उधर कैट नाम की एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही थी। कैट को देखते ही वो उसके प्यार में अंधा पागल दीवाना हो जाता है और उस रात वो कैट को लेकर सड़क पर घूमने लग जाता है। इसी बीच वो कैट को जब घर छोड़कर अपने घर लौट ही रहा था तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दरअसल डिटेक्टिव उसको ड्यूस को नहीं बल्कि एंटोई और डीजे को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो ड्यूस का पीछा कर रहा है। यहाँ पर ड्यूस उससे फिर से झूठ कहता है कि वो कोई प्लेबॉय नहीं है, वो बस कैट को डेट कर रहा है। खैर अगले दिन दोबारा से डीजे को बताता है कि वो कैट को पसंद करने लगा है, जिसमें डीजे उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे प्यार मोहब्बत छोड़कर अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलता है। इस बार ड्यूस जिस क्लाइंट के पास जाता है उसे सोने की बीमारी थी और वो खड़े खड़े भी सो जाती थी। ड्यूस पूरा दिन उसे झेलती है और रात को उसे उसके घर पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल लेता है। धीरे धीरे वो एक प्रोफेशनल प्ले बॉय बन चुका था और वो उन सभी लड़कों को डेट करने के लिए साथ साथ एंटोनी के घर को भी ठीक करने का काम भी कर रहा था। इसी बीच एक दिन जब वो कैट को डेट कर रहा था तभी उसे याद आता है कि आज उसके पिता का बर्थडे है, इसलिए वो कैट को अपने पिता से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। कैट वहाँ पर उसके पिता को हैप्पी बर्थडे विश करती है। अब क्योंकि ड्यूस के पिता भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़े डिक्लो यानी कि प्ले बॉय रह चुके हैं, इसलिए वो कैट के ऊपर ही चांस मारने लग जाते हैं और उधर ये देखकर ड्यूस आग बबूला हो जाता है। खैर अब आगे ड्यूस को अपनी कैट को घर लेके जाती है और वो दोनों वहाँ पर टपाटप करने लग जाते हैं। ड्यूस जब उसके पैरों को उठाकर उनकी किस कर रहा था तभी अचानक से उसका एक पैर उसके हाथ में आ जाता है। दरअसल कैट लंगड़ी होती है इसलिए उसकी एक टांग नकली होती है। खैर इतना कुछ होने के बावजूद वो दोनों एक साथ टपाटप करते हैं। अगली सुबह जब ड्यूस अपने घर जा रहा था तब फिर से डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़कर उसे धमकाने लग जाते हैं और उससे एंटी और डीजे के बारे में पूछने लग जाते हैं, लेकिन ड्यूस जब उसे कुछ भी नहीं बताता है तभी वो अपनी पैंट उठाकर उसके अपने हाथ में उनके उसके हाथ में अपना सामान पकड़ा देता है। उसी रात दोबारा से ड्यूस से खूबसूरत लड़की को सर्विस देने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पहुंचकर एहसास होता है कि वो कैट के साथ चीट कर रहा है और वो कैट को पसंद करता है, इसलिए वो उस लड़की के साथ में खचाखच यानी कि टपाटप करने से मना कर देता है। लेकिन वो लड़की कहती है इसके लिए उसने डीजे को पैसे दिए हुए हैं, इसीलिए ड्यूस को उसे कुछ ना कुछ तो सर्विस देनी पड़ेगी, जिस वजह से ड्यूस उसे सर्विस देने के नाम पर गच्छा पहनकर उसके सामने पोल डांस करने लग जाता है। वो जब दोबारा से पैंट पहन रहा था तभी उसे लड़की के पैस में ग्लूकोज की
फोटो मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की डिटेक्टिव ग्लूकोज की बीवी है। आगे जब बाहर निकलकर कैट ड्यूस को उसके लड़की के साथ देख लेती है, उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब कैट के जाने के दुख में ड्यूस दुखी होकर जब एक बीच साइड पर बैठा था, तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है और डिटेक्टिव उसे पकड़कर मारने लग जाता है। डिटेक्टिव को उस बात का पता चल गया था कि उसकी बीवी ने पिछली रात ड्यूस के साथ में कुछ किया था, इसलिए वो ड्यूस को डराने धमकाने के लिए आया हुआ था। अब 2-4 थप्पड़ खाने के बाद में ड्यूस उसे बता देता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर ड्यूस की बातों पर डिटेक्टिव ग्लूकोज को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी हो गया और उस रात वो डिटेक्टिव भी उसके साथ थ्रीसम करने के लिए जाते हैं। खैर कुछ दिन बाद ड्यूस कैट के पास जाकर उसे मनाता है और उसे दिल की बात बताता है। कैट भी उससे मोहब्बत करती थी, इसलिए वो उसके माफ़ कर उसके साथ दोबारा से शादी में कर आ जाती है। इसलिए बात वो एंटोई के फिश टैंक को फिर से पहले जैसा बना देते हैं। दूसरी तरफ एंटोई को दिखाया जाता है जो कि स्विट्जरलैंड से वापस आ चुका था। अब उसको घर के अंदर आते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग घर के इधर उधर कोने में छिप जाते हैं, लेकिन एंटोई घर आकर सबसे पहले अपनी बेशकीमती फिश टैंक को देखने लग जाता है और तभी उसके छूते ही वो फिश टैंक दोबारा से टूट जाती है और बिखर जाती है। एंटोई समझ जाता है कि ड्यूस ने जरूर कोई ना कोई घपला किया है, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाता है। तभी दूसरी तरफ से कैट ड्यूस को बचाने के लिए अपनी टांग फेंक देती है और उसकी तरफ अपनी नकली टांग फेंक देती है। पहले राउंड में ड्यूस उससे बच जाता है, लेकिन दूसरे राउंड के अंदर एंटोई उसकी तरफ चाकू छुरियां फेंकने लग जाता है। ड्यूस उन सभी हथियारों से बचने के लिए नीचे की तरफ डोज करने लग जाता है। इसके बाद एंटोई उसके ऊपर क्रॉसबो से हमला करता है, तीरों से हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो ड्यूस को लगता है बीच में वो मोटी औरत आ जाती है और वो सीधा तीर उसके सामान में लग जाता है। अब दिखाया जाता है उसने अपने थैले के अंदर एक चिकन लेग पीस छिपा कर रखा हुआ था, जिस पर तीर लगने की वजह से वो किस तरीके से बच जाती है। लेकिन तब वहाँ पर डिटेक्टिव ग्लूकोज आ जाता है और वो एंटोई को जिगोलो बनने के लिए यानी कि प्ले बॉय बनने के लिए हिरासत में लेना चाह रहा था। इधर डीजे जो कि अलमारी के अंदर छुपा हुआ था, वो अलमारी के अंदर ही एक लड़की को टपाटप कर देता है और इधर कैट भी ड्यूस के पास आकर सारे गिले शिकवे को दूर करके उसे पकड़ती है और दोस्तों इसी के साथ में इसकी एंडिंग हो जाती है। स्टार्टिंग में डेनिस नाम के मछुआरे को दिखाया जाता है जो फिश टैंक को साफ कर रहा था नंगा होकर। अभी म्यूजिक वाइज सभी लोग जब रंग बिरंगी मछलियों के साथ में उसे बिना कपड़ों के तैरते हुए देखते हैं तो उसे नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। आगे जब वो अपना सामान लेकर बस से नई नौकरी की तलाश में जा रहा था, जहाँ पर उसके बाल्टी से टपक रहा था थोड़ा सा पानी और वहाँ पर पैर लगने की वजह से एक बुढ़िया का पेट का पानी हिल जाता है, वो फिसल कर गिर जाती है। वो अपनी क्रश एलिसन की दुकान पर जाकर उससे काम मांगने लग जाता है, लेकिन एलिसन उससे करवाने के लिए कोई भी काम उसे नहीं देती है। इसी बीच वो एलिसन से 2-4 घोंघा मांगता है ताकि वो घर जाकर उसे पकाकर खा सके। एलिसन जब घोंघा निकालने के लिए फिश टैंक के अंदर हाथ डालती है, तभी उसके जो होते हैं सामान उसका अंदर पानी में झांकने लग जाता है। ड्यूस भी ये सब देख रहा था और आगे वो उनके सामान की तारीफ करके चला जाता है। इसी बीच घर के सामने पहुंचता है एंटोई नाम के एक आदमी से हो जाती है, जो अपने साथ में अपने घर पर एक पटाखे लड़के को लेकर गया हुआ था। उसे देखकर वो मनी मन कहने लग जाता है, जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदगी तो हर कोई होता है। वो वहाँ पर एक टॉयलेट से गोल्डन फिश को पकड़ने के लिए आया हुआ था, जिसको वो बड़ी मुश्किल से पकड़ भी लेता है। फिर वो उस औरत को पैसे देने की बजाय उसको खचाखच मचाने के लिए बोलता है, जिसमें वो औरत उसे धक्के मार कर अपने घर से बाहर भगा देती है और दोबारा से अपने काम ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन फिर दोबारा वो गंदे पुल को साफ कर रहा था, वहाँ एक मछली उसको पकड़ लेती है और वो उसी पानी के अंदर गोते लगाने लग जाता है। तब उसे वहाँ पर एंटोइन आकर बाहर निकालता है। ड्यूस को यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट आई हुई थी, इसलिए एंटोन उसे अपने घर के अंदर बर्फ़ का लेप चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। घर के अंदर जाते के साथ ही ड्यूस के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर इतने पुराने सामान रखा हुआ था जिसकी कीमत अभी करोड़ों डॉलर्स में होती है। एंटो ड्यूस से कहता है कि वो एक कलेक्टर है और उसे पुराना सामान इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वहीं पर ड्यूस उसका बेशकीमती एक्वेरियम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस एक्वेरियम के पानी से लेकर मछलियाँ तक लाखों डॉलर्स के होते हैं। एंटोई जब वॉशरूम जाता है तभी उसे एक लड़की वॉइसमेल भेजकर $3500 के बदले में उसे ब्रेसलेट देने के लिए बोलती है और कहती है आने के लिए। ये बात ड्यूस भी सुन रहा था, इसलिए एंटोन के आने पर वो उससे पूछता है, अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं? मैं पूरा दिन मेहनत करके बस $3-4 ही दिहाड़ी निकाल पाता हूँ। एंटोई ने उससे कहता है प्ले बॉय है और उसका काम लड़कियों को सर्विस देना है, जिसे लड़कियाँ उसे सर्विस के पैसे देती हैं। इसी बीच वो अपनी टांगों में लटक कर अपने टेस्टोन हॉर्मोन्स को बूस्ट करने का उसे एक तरीका भी सिखा देता है। अगले दिन फिर से ड्यूस अब एक कुल्ले पुल को साफ कर रहा था, तभी एंटोई उसके पास आकर उसे अपने घर पर लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी एक बेशकीमती मछली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ड्यूस उसके घर जाकर उस मछली को अच्छी तरीके से चेक करता है कि उस मछली को बवासीर है और उसे ठीक होने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त भी लग सकता है। ये सुनकर एंटोई कहता है, लेकिन मुझे तो 2-3 हफ्तों के लिए स्विट्जरलैंड जाना है बिजनेस के काम से, इसीलिए एंटोई ड्यूस को 3 हफ्ते के लिए उसके घर की देखभाल करने के लिए और उस मछली की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लेता है। ड्यूस पहले पर यह करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब वो घर के अंदर से एक पटाखा लड़की को बाहर निकलते हुए देखता है तभी वो मुंह उठाकर उसे हाँ कह देता है। इसी बीच उसके हाथ से गलती से एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी कीमती एक क्रॉसबो गिर जाता है, जिसको एंटोई किसी तरीके से टूटने से बचा लेता है। वो ड्यूस को धमका कर कहता है कि अगर
उसने उसकी कोई भी चीज़ को छेड़खानी की या फिर उसके टेलीफोन या फिर उसकी महंगी महंगी कोई भी चीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वापस आकर वो उसकी जान ले लेगा। वो कहकर वो स्विट्ज़रलैंड के लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद में ड्यूस के बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं और वो उसके बेड पर जाकर उछल कूद करने लग जाता है। इसी बीच उसे उसके बेड पे यूज़ किया हुआ एक न्यूरो प्रोटेक्शन मिलता है। अब वो प्रोटेक्शन यूज़ हो चुका था, इसलिए वो उस चादर को गरम गरम पानी में उबाल कर धोने लग जाता है। आगे वो खाना खाता है, लेकिन टेबल पर 3 रिमोट मिलते हैं। वो उसे दबाकर एक टीवी नीचे से ऊपर आता है, दूसरे को दबाने पर ऊपर से एक टीवी नीचे खिसक कर आता है, लेकिन तीसरे को दबाने पर तो पूरा का पूरा थिएटर ही उसके पीछे खुल जाता है और उसमें अश्लील अश्लील वीडियोस चलने लग जाती हैं। इसी बीच कोई दरवाजे को नॉक करता हुआ अंदर आता है और ड्यूस बहुत सारे बटनों को दबाने पर भी टीवी को बंद नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो ऐसे ही दरवाजे को खोल डालता है। दरवाजे के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी होती है जो उसे ये सब करते हुए देख लेती है और उसे डर के समझकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ड्यूस अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए उल्टा लटकने की फैसला कर लेता है और वो टोस्टर में एक टोस्ट भी गर्म होने के लिए रख देता है और उल्टा लटकने लग जाता है। तभी वो देखता है वो टोस्ट गर्म होकर उसमें आग लग गई है और वो जल गया है। अब क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ है इसलिए तो वो अपने आप को सीधा नहीं कर पा रहा था और पूरे किचन में भी आग लग जाती है। वो किसी तरीके से झूल झूल कर उस करोड़ों के फिश टैंक को पकड़ता है, जिससे वो फिश टैंकर ही नीचे टूटकर बिखर जाता है और वो मुंह के बल गिरता है, जिसके बाद वो फिर इससे बियर निकाल कर उससे आग बुझाने की कोशिश करता है और उन सारी मछलियों को कटोरा, डिब्बा, गिलास और बाकी छोटे छोटे बर्तनों में पानी भर कर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो एक आदमी को बुलाकर उसे एक्वेरियम को फिर से पहले के जैसा बनाने के लिए बोलता है, जिसमें वो आदमी कहता है वो एक्वेरियम बहुत ज़्यादा पुराना था और उसे फिर से पहले की तरह बनाने के लिए $6000 खर्च करने होंगे। अब $6000 के दाम सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने आज तक इतना पैसा कभी इकट्ठा देखा भी नहीं है और 3 हफ्ते के अंदर इतना पैसा इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, तो इसके लिए वो एंटोनी की कहीं भी वो बात सोचने लग जाता है कि अगर कोई भी चीज़ को हाथ लगाया तो उसकी जान ले लेगा। तो तख्त को थक हार कर सोता है, तभी उसे एक औरत कॉल करके प्लेजर देने के लिए यानी कि सर्विस देने के लिए अपने घर बुलाती है। वो ड्यूस को एंटोनी समझ रही थी अब पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका ड्यूस कैसे छोड़ देता, जिसके लिए वो सुपरमैन की तरह लाल चड्डी पहनकर उस औरत के घर पर उसे सर्विस देने पहुंच जाता है। वो औरत बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, इसलिए ड्यूस को पहले कविता सुनाकर पढ़ के कहने के लिए कहती है। ड्यूस उसकी बात मानकर कविता पढ़कर सुनाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़की को सर्विस दे रहा था तभी उसका खोखा जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद ड्यूस को जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। जाते जाते वो औरत उसे 10 मिनट के लिए $10 दे देती है, जिसको पाकर ड्यूस के मुंह में चमक आ जाती है, क्योंकि आज उसने पहली बार कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। वो उन पैसों को लेकर सीधा एक नाइट क्लब में पहुँच जाता है और उन पैसों से महंगी महंगी शराब पीने लग जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखकर उसके पास जाने के लिए बोलता है और उससे बोलता है मुझे स्पेनिश लड़कियाँ बहुत पसंद है। वो सुनकर लड़की कहती है लेकिन मैं तो फ्रेंच होती हूँ, लेकिन ड्यूस कहता है मुझे फ्रेंच भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद वो लड़की उसके ऊपर बटरिंग करने लग जाता है। यहाँ पर वो लड़की उसके बहकाव में आ जाती है और उसके बाद में ड्यूस उसे घर पर लेकर चला जाता है। घर पर जाने के बाद में ड्यूस उससे $10 यानी कि उसका चार्ज मांगता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उल्टा ड्यूस को ही उसे $500 चार्ज देना होगा। ये सुनकर ड्यूस सोचता है कि ये तो चोर के घर में डकैती हो गई, यानी कि चोर के घर में चोरी। वो उससे कहता है नहीं नहीं तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ इसलिए तुम मुझे $10 देने पड़ेंगे। जिसमें वो लड़की उसे $500 मारती है और बात हाथापाई तक आ जाती है। पहले वो लड़की उसके सामान पर लात मारती है और उसके मुंह पर लात बजाने लग जाती है, जिसके बाद में ड्यूस भी कम नहीं होता है। वो उसकी ब्रा की रस्सी को खींचकर उसके मारता है। वो लड़की हवा में उड़कर ड्यूस के मुंह पे एक लात मार देती है और उसके बाद उसके कच्छे को जोर से खींचकर छोड़ देती है। जिस बीच में वो लड़की उस घर के एंटोनी की फ़ोटो देख लेती है, जिसकी फ़ोटो देखकर उसे हाथ में पट के हाथ में आ जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। अगले दिन डीजे नाम का एक आदमी ड्यूस से मिलने के लिए आता है, जो कि दरअसल जिगलो यूनियन का लीडर होता है, यानी कि प्लेबॉय का लीडर होता है। ड्यूस उसे देखकर सच सच बताता है कैसे उनने एंटोनी की करोड़ों की माँ बहन एंटोनी की कर दी और ऐसे उस एक्वेरियम को ठीक करके नहीं दिया तो घर आने पर एंटोनी उसकी जान ले लेगा। अब उसकी मजबूरी को देखकर टीजे उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उससे कहता है स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा फ़ायदा इस जिगलो बिजनेस यानी कि प्लेबॉय में है, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा और तुम्हारे पिछवाड़े को और भी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। जिसके बाद में वो उसे प्रोफेशनल प्लेबॉय के लिए तैयार करता है। आगे वो उसके सही दूसरे क्लाइंट के घर छोड़कर कहता है कि कभी किसी क्लाइंट के साथ प्यार मोहब्बत करना है। जिसके बाद ड्यूस मुँह उठाकर उस क्लाइंट के घर के अंदर चला जाता है और सीधा उसके बेडरूम में भी चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है, यानी फटकर हाथ में आ जाती है। वो औरत कोई कम सिनकली नहीं बल्कि
52 गज का दामन लेकर एक बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ मोटा भैंसा था, जिसके देखकर भी उसके पसीने पसीने हो जाते और वो उसे थोड़ा बहुत मनोरंजन करके रात को किसी तरह गुजारता है। अगले दिन वो डीजे के मुंह पर कह देता है कि वो इस काम को और नहीं करेगा, लेकिन डीजे उससे पिछली रात उससे जो मेहनत की उसका पैसा देता है। तब वो डीजे से कहता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिसके बाद में डिटेक्टिव लुकोस को दिखाया जाता है जो उन दोनों की बातें छिपकर सुन रहा था। इधर ड्यूस जब बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है तभी वो वहाँ पर अपने पिताजी को भी देखता है, जो कि वहाँ पर बाथरूम साफ करने का काम करते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर उनसे पूछता है कि लड़कियों को प्लेजर देकर उनसे पैसा लेना गलत बात है, जिसमें उसका बाप कहता है नहीं कोई भी गलत बात नहीं है। अगले ड्यूस अपने क्लाइंट से मिलने जाता है। यहाँ पर इस लड़की की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि डायरेक्टर ने पूरी की पूरी फिल्म के अंदर ही इसकी शक्ल एक बार भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें इसके लिए आपको तो नाम भी नहीं बताऊंगा। खैर ये जो लड़की होती है ये बच्चे की तरह ड्यूस को गोदी में उठाकर बेडरूम में लेकर जाती है और उसके कपड़े फाड़ देती है और उसके करने लग जाती है। ड्यूस को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तब वो सरसों के तेल से उस लड़के के पैरों को मसाज करने लग जाता है। आगे जब वो उसे सर्विस देकर घर पे वापस जा रहा था तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि ड्यूस एक प्ले बॉय है। ड्यूस उसे यहाँ पर झूठ कहता है कि वो बस फिश टैंकर को साफ करने के लिए आया था। खैर आगे ड्यूस जब एक और क्लाइंट के पास जाता है जिसको मिर्गी का दौरा आता था, वो ड्यूस से कहने लग जाती है वो इस मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये उसके काबू में नहीं हो रहा था। डेनिस यहाँ से सभी लड़कों को सर्विस दे देकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जिस भी लड़की के पास सर्विस के लिए जा रहा था वो कुछ ना कुछ अजीब ही होती थी। इसलिए वो डीजे को साफ साफ कह देता है कि वो ये काम और नहीं करेगा। तब डीजे उससे कहता है कि इस बार वो जिसके पास भेजेगा सर्विस के लिए वो एकदम पटाखा होगी। अब डेनिस उसके बात मानकर अगले क्लाइंट के पास में जाता है। रेस्टोरेंट में एक अंधी बुढ़िया उसे इशारों में अपने पास बुलाती है। डेनिस ये सोचकर घबरा जाता है कि उसकी किस्मत में इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है, लेकिन उस बुढ़िया के पास जाते ही उसे पता चलता है कि वो बुढ़िया उसे नहीं बल्कि वहाँ के वेटर को बुला रही थी और उधर कैट नाम की एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही थी। कैट को देखते ही वो उसके प्यार में अंधा पागल दीवाना हो जाता है और उस रात वो कैट को लेकर सड़क पर घूमने लग जाता है। इसी बीच वो कैट को जब घर छोड़कर अपने घर लौट ही रहा था तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दरअसल डिटेक्टिव उसको ड्यूस को नहीं बल्कि एंटोई और डीजे को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो ड्यूस का पीछा कर रहा है। यहाँ पर ड्यूस उससे फिर से झूठ कहता है कि वो कोई प्लेबॉय नहीं है, वो बस केट को डेट कर रहा है। खैर अगले दिन दोबारा से डीजे को बताता है कि वो केट को पसंद करने लगा है, जिसमें डीजे उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे प्यार मोहब्बत छोड़कर अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलता है। इस बार ड्यूस जिस क्लान के पास जाता है उसे सोने की बीमारी थी और वो खड़े खड़े भी सो जाती थी। ड्यूस पूरा दिन उसे झेलती है और रात को उसे उसके घर पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल लेता है। धीरे धीरे वो एक प्रोफेशनल प्ले बॉय बन चुका था और वो उन सभी लड़कों को डेट करने के लिए साथ साथ एंटोनी के घर को भी ठीक करने का काम भी कर रहा था। इसी बीच एक दिन जब वो कैट को डेट कर रहा था तभी उसे याद आता है कि आज उसके पिता का बर्थडे है, इसलिए वो कैट को अपने पिता से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। कैट वहाँ पर उसके पिता को हैप्पी बर्थडे विश करती है। अब क्योंकि ड्यूस के पिता भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़े यानी कि प्ले बॉय रह चुके हैं, इसलिए वो कैट के ऊपर ही चांस मारने लग जाते हैं और उधर ये देखकर ड्यूस आग बबूला हो जाता है। खैर अब आगे ड्यूस को अपने कैट को घर लेके जाती है और वो दोनों वहाँ पर टपाटप करने लग जाते हैं। ड्यूस जब उसके पैरों को उठाकर उनकी किस कर रहा था तभी अचानक से उसका एक पैर उसके हाथ में आ जाता है। दरअसल कैट लंगड़ी होती है, इसलिए उसकी एक टांग नकली होती है। खैर इतना कुछ होने के बावजूद वो दोनों एक साथ टपाटप करते हैं। अगली सुबह जब ड्यूस अपने घर जा रहा था तब फिर से डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़कर उसे धमकाने लग जाते हैं और उससे एंटी और डीजे के बारे में पूछने लग जाते हैं, लेकिन ड्यूस जब उसे कुछ भी नहीं बताता है तभी वो अपनी पैंट उठाकर उसके अपने हाथ में बन के उसके हाथ में अपना सामान पकड़ा देता है। उसी रात दोबारा से ड्यूस से खूबसूरत लड़की को सर्विस देने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पहुंचकर एहसास होता है कि वो कैट के साथ चीट कर रहा है और वो कैट को पसंद करता है, इसलिए वो उस लड़की के साथ में खचाखच यानी कि टपटप करने से मना कर देता है। लेकिन वो लड़की कहती है इसके लिए उसने डीजे को पैसे दिए हुए हैं, इसीलिए ड्यूस को उसे कुछ ना कुछ तो सर्विस देनी पड़ेगी, जिस वजह से ड्यूस उसे सर्विस देने के नाम पर गच्छा पहनकर उसके सामने पोल डांस करने लग जाता है। वो जब दोबारा से पैंट पहन रहा था तभी उसे लड़की के पैस में ग्लूकोज की फोटो मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की डिटेक्टिव ग्लूकोज की बीवी है। आगे जब बाहर निकलकर कैट ड्यूस को उसके लड़की के साथ देख लेती है, उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब कैट के जाने के दुख में ड्यूस दुखी होकर जब एक बीच साइड पर बैठा था तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है और डिटेक्टिव उसे पकड़कर मारने लग जाता है। डिटेक्टिव को उस बात का पता चल गया था कि उसकी बीवी ने पिछली रात ड्यूस के साथ में कुछ किया था, इसलिए वो ड्यूस को डराने धमकाने के लिए आया हुआ था। अब 2-4 थप्पड़ खाने के बाद में ड्यूस उसे बता देता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ कुछ भी नहीं
गया है। यहाँ पर ड्यूस की बातों पर डिटेक्टिव ग्लूकोज को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी हो गया और उस रात वो डिटेक्टिव भी उसके साथ थ्रीसम करने के लिए जाते हैं। खैर कुछ दिन बाद ड्यूस कैट के पास जाकर उसे मनाता है और उसे दिल की बात बताता है। कैट भी उससे मोहब्बत करती थी, इसलिए वो उसको माफ़ कर कर उसके साथ दोबारा से शादी में कर आ जाती है। इसलिए बात वो एंटोई के फिश टैंक को फिर से पहले जैसा बना देते हैं। दूसरी तरफ एंटोई को दिखाया जाता है जो कि स्विट्जरलैंड से वापस आ चुका था। अब उसको घर के अंदर आते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग घर के इधर उधर कोने में छिप जाते हैं, लेकिन एंटोई घर आकर सबसे पहले अपनी बेशकीमती फिश टैंक को देखने लग जाता है और तभी उसके छूते ही वो फिश टैंक दोबारा से टूट जाती है और बिखर जाती है। एंटोई समझ जाता है कि ड्यूस ने जरूर कोई ना कोई घपला किया है, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाता है। तभी दूसरी तरफ से कैट ड्यूस को बचाने के लिए अपनी टांग फेंक देती है और उसकी तरफ अपनी नकली टांग फेंक देती है। पहले राउंड में ड्यूस उससे बच जाता है, लेकिन दूसरे राउंड के अंदर एंटोई उसकी तरफ चाकू छुरियां फेंकने लग जाता है। ड्यूस उन सभी हथियारों से बचने के लिए नीचे की तरफ डोज करने लग जाता है। इसके बाद एंटोई उसके ऊपर क्रॉसबो से हमला करता है, तीरों से हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो ड्यूस को लगता है बीच में वो मोटी औरत आ जाती है और वो सीधा तीर उसके सामान में लग जाता है। अब दिखाया जाता है उसने अपने थैले के अंदर एक चिकन लेग पीस छिपा कर रखा हुआ था, जिस पर तीर लगने की वजह से वो किस तरीके से बच जाती है। लेकिन तब वहाँ पर डिटेक्टिव ग्लूकोज आ जाता है और वो एंटोई को जिगोलो बनने के लिए यानी कि प्ले बॉय बनने के लिए हिरासत में लेना चाह रहा था। इधर डीजे जो कि अलमारी के अंदर छुपा हुआ था, वो अलमारी के अंदर ही एक लड़की को टपाटप कर देता है और इधर कैट भी ड्यूस के पास आकर सारे गिले शिकवे को दूर करके उसे पकड़ती है। और दोस्तों इसी के साथ में इसकी एंडिंग हो जाती है। स्टार्टिंग में डेनिस नाम के मछुआरे को दिखाया जाता है जो फिश टैंक को साफ कर रहा था नंगा होकर। अभी म्यूजिक वाइज सभी लोग जब रंग बिरंगी मछलियों के साथ में उसे बिना कपड़ों के तैरते हुए देखते हैं तो उसे नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। आगे जब वो अपना सामान लेकर बस से नई नौकरी की तलाश में जा रहा था, जहाँ पर उसके बाल्टी से टपक रहा था थोड़ा सा पानी और वहाँ पर पैर लगने की वजह से एक बुढ़िया का पेट का पानी हिल जाता है, वो फिसल कर गिर जाती है। वो अपनी क्रश एलिसन की दुकान पर जाकर उससे काम मांगने लग जाता है, लेकिन एलिसन उससे करवाने के लिए कोई भी काम उसे नहीं देती है। इसी बीच वो एलिसन से 2-4 घोंघा मांगता है ताकि वो घर जाकर उसे पकाकर खा सके। एलिसन जब घोंघा निकालने के लिए फिश टैंक के अंदर हाथ डालती है तभी उसकी जो होते हैं सामान उसका अंदर पानी में झांकने लग जाता है। ड्यूस भी ये सब देख रहा था और आगे वो उनके सामान की तारीफ करके चला जाता है। इसी बीच घर के सामने पहुंचता है एंटोई नाम के एक आदमी से हो जाती है जो अपने साथ में अपने घर पर एक पटाखे लड़के को लेकर गया हुआ था। उसे देखकर वो मनी मन कहने लग जाता है जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदगी तो हर कोई होता है। वो वहाँ पर एक टॉयलेट से गोल्डन फिश को पकड़ने के लिए आया हुआ था, जिसको वो बड़ी मुश्किल से पकड़ भी लेता है। फिर वो उस औरत को पैसे देने की बजाय उसको खचाखच मचाने के लिए बोलता है, जिसमें वो औरत उसे धक्के मार कर अपने घर से बाहर भगा देती है और दोबारा से अपने काम ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन फिर दोबारा वो गंदे पुल को साफ कर रहा था, वहाँ एक मछली उसको पकड़ लेती है और वो उसी पानी के अंदर गोते लगाने लग जाता है। तब उसे वहाँ पर एंटोइन आकर बाहर निकालता है। ड्यूस को यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट आई हुई थी, इसलिए एंटोन उसे अपने घर के अंदर बर्फ़ का लेप चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। घर के अंदर जाते के साथ ही ड्यूस के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर इतने पुराने सामान रखा हुआ था जिसकी कीमत अभी करोड़ों डॉलर्स में होती है। एंटो ड्यूस से कहता है कि वो एक कलेक्टर है और उसे पुराना सामान इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वहीं पर ड्यूस उसका बेशकीमती एक्वेरियम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस एक्वेरियम के पानी से लेकर मछलियाँ तक लाखों डॉलर्स के होते हैं। एंटोई जब वॉशरूम जाता है तभी उसे एक लड़की वॉइसमेल भेजकर $3500 के बदले में उसे ब्रेसलेट देने के लिए बोलती है और कहती है आने के लिए। ये बात ड्यूस भी सुन रहा था, इसलिए एंटोन के आने पर वो उससे पूछता है, अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं? मैं पूरा दिन मेहनत करके बस $3-4 ही दिहाड़ी निकाल पाता हूँ। एंटोई ने उससे कहता है प्ले बॉय है और उसका काम लड़कियों को सर्विस देना है, जिसे लड़कियाँ उसे सर्विस के पैसे देती हैं। इसी बीच वो अपनी टांगों में लटक कर अपने टेस्टोन हॉर्मोन्स को बूस्ट करने का उसे एक तरीका भी सिखा देता है। अगले दिन फिर से ड्यूस अब एक कुल्ले पुल को साफ कर रहा था, तभी एंटोई उसके पास आकर उसे अपने घर पर लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी एक बेशकीमती मछली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ड्यूस उसके घर जाकर उस मछली को अच्छी तरीके से चेक करता है कि उस मछली को बवासीर है और उसे ठीक होने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त भी लग सकता है। ये सुनकर एंटोई कहता है, लेकिन मुझे तो 2-3 हफ्तों के लिए स्विट्जरलैंड जाना है बिजनेस के काम से, इसीलिए एंटोई ड्यूस को 3 हफ्ते के लिए उसके घर की देखभाल करने के लिए और उस मछली की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लेता है। ड्यूस पहले पर यह करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब वो घर के अंदर से एक पटाखा लड़की को बाहर निकलते हुए देखता है तभी वो मुंह उठाकर उसे हाँ कह देता है। इसी बीच उसके हाथ से गलती से एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी कीमती एक क्रॉसबो गिर जाता है, जिसको एंटोई किसी तरीके से टूटने से बचा लेता है। वो ड्यूस को धमका कर कहता है कि अगर उसने उसकी कोई भी चीज़ को छेड़खानी की या फिर उसके टेलीफोन या फिर उसकी महंगी कोई भी चीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वापस आकर वो उसकी जान ले लेगा। वो कहकर वो स्विट्जरलैंड के लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद में ड्यूस के बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं और वो उसके बेड पर जाकर उछल कूद करने लग जाता है। इसी बीच उसे उसके बेड पे यूज़ किया हुआ एक न्यूरो प्रोटेक्शन मिलता है। अब वो प्रोटेक्शन यूज़ हो चुका था, इसलिए वो उस चादर को गरम पानी में उबाल कर धोने लग जाता है। आगे वो खाना खाता है, लेकिन टेबल पर 3 रिमोट मिलते हैं। वो उसे दबाकर एक टीवी नीचे से ऊपर आता है
है, दूसरे को दबाने पर ऊपर से एक टीवी नीचे खिसक कर आता है, लेकिन तीसरे को दबाने पर तो पूरा का पूरा थिएटर ही उसके पीछे खुल जाता है और उसमें अश्लील वीडियोस चलने लग जाती हैं। इसी बीच कोई दरवाजे को नॉक करता हुआ अंदर आता है और ड्यूस बहुत सारे बटनों को दबाने पर भी टीवी को बंद नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो ऐसे ही दरवाजे को खोल डालता है। दरवाजे के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी होती है जो उसे ये सब करते हुए देख लेती है और उसे ठरकी समझकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ड्यूस अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए उल्टा लटकने की फैसला कर लेता है और वो टोस्टर में एक टोस्ट भी गर्म होने के लिए रख देता है और उल्टा लटकने लग जाता है। तभी वो देखता है वो टोस्ट गर्म होकर उसमें आग लग गई है और वो जल गया है। अब क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ है इसलिए तो वो अपने आप को सीधा नहीं कर पा रहा था और पूरे किचन में भी आग लग जाती है। वो किसी तरीके से झूल कर उस करोड़ों के फिश टैंक को पकड़ता है, जिससे वो फिश टैंकर ही नीचे टूटकर बिखर जाता है और वो मुंह के बल गिरता है। जिसके बाद वो फिर इससे बियर निकालकर उससे आग बिछाने की कोशिश करता है और उन सारी मछलियों को कटोरा, डिब्बा, गिलास और बाकी छोटे छोटे बर्तनों में पानी भरकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो एक आदमी को बुलाकर उसे एक्वेरियम को फिर से पहले के जैसा बनाने के लिए बोलता है, जिसमें वो आदमी कहता है वो एक्वेरियम बहुत ज़्यादा पुराना था और उसे फिर से पहले की तरह बनाने के लिए $6000 खर्च करने होंगे। अब $6000 के दाम सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने आज तक इतना पैसा कभी इकट्ठा देखा भी नहीं है और 3 हफ्ते के अंदर इतना पैसा इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, तो इसके लिए वो एंटोनी की कहीं भी वो बात सोचने लग जाता है कि अगर कोई भी चीज़ को हाथ लगाया तो उसकी जान ले लेगा। तो तख्त को थकार कर सोता है, तभी उसे एक औरत कॉल करके प्लेजर देने के लिए यानी कि सर्विस देने के लिए अपने घर बुलाती है। वो ड्यूस को एंटोनी समझ रही थी अब पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका ड्यूस कैसे छोड़ देता, जिसके लिए वो सुपरमैन की तरह लाल चड्डी पहनकर उस औरत के घर पर उसे सर्विस देने पहुंच जाता है। वो औरत बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, इसलिए ड्यूस को पहले कविता सुनाकर पढ़ के कहने के लिए कहती है। ड्यूस उसकी बात मानकर कविता पढ़कर सुनाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़की को सर्विस दे रहा था तभी उसका खोखा जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद ड्यूस को जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। जाते जाते वो औरत उसे 10 मिनट के लिए $10 दे देती है, जिसको पाकर ड्यूस के मुंह में चमक आ जाती है, क्योंकि आज उसने पहली बार कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। वो उन पैसों को लेकर सीधा एक नाइट क्लब में पहुंच जाता है और उन पैसों से महंगी महंगी शराब पीने लग जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखकर उसके पास जाने के लिए बोलता है और उससे बोलता है मुझे स्पेनिश लड़कियाँ बहुत पसंद है। वो सुनकर लड़की कहती है लेकिन मैं तो फ्रेंच होती हूँ, लेकिन ड्यूस कहता है मुझे फ्रेंच भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद वो लड़की उसके ऊपर बटरिंग करने लग जाता है। यहाँ पर वो लड़की उसके बहकाव में आ जाती है और उसके बाद में ड्यूस उसे घर पर लेकर चला जाता है। घर पर जाने के बाद में ड्यूस उससे $10 यानी कि उसका चार्ज मांगता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उल्टा ड्यूस को ही उसे $500 चार्ज देना होगा। ये सुनकर ड्यूस सोचता है कि ये तो चोर के घर में डकैती हो गई, यानी कि चोर के घर में चोरी। वो उससे कहता है नहीं नहीं तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ इसलिए तुम मुझे $10 देने पड़ेंगे। जिसमें वो लड़की उसे $500 मारती है और बात हाथापाई तक आ जाती है। पहले वो लड़की उसके सामान पर लात मारती है और उसके मुंह पर लात बजाने लग जाती है, जिसके बाद में ड्यूस भी कम नहीं होता है, वो उसकी ब्रा की रस्सी को खींचकर उसके मारता है। वो लड़की हवा में उड़कर ड्यूस के मुंह पे एक लात मार देती है और उसके बाद उसके कच्छे को जोर से खींचकर छोड़ देती है। जिस बीच में वो लड़की उस घर के एंटोनी की फ़ोटो देख लेती है, जिसकी फ़ोटो देखकर उसे हाथ में पट के हाथ में आ जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। अगले दिन डीजे नाम का एक आदमी ड्यूस से मिलने के लिए आता है, जो कि दरअसल जिगलो यूनियन का लीडर होता है, यानी कि प्लेबॉय का लीडर होता है। ड्यूस उसे देखकर सच सच बताता है कैसे उनने एंटोनी की करोड़ों की माँ बहन एंटोनी की कर दी और ऐसे उस एक्वेरियम को ठीक करके नहीं दिया तो घर आने पर एंटोनी उसकी जान ले लेगा। अब उसकी मजबूरी को देखकर टीजे उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उससे कहता है स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा फ़ायदा इस जिगलो बिजनेस यानी कि प्लेबॉय में है, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा और तुम्हारे पिछवाड़े को और भी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। जिसके बाद में वो उसे प्रोफेशनल प्लेबॉय के लिए तैयार करता है। आगे वो उसके सही दूसरे क्लाइंट के घर छोड़कर कहता है कि कभी किसी क्लाइंट के साथ प्यार मोहब्बत करना है। जिसके बाद ड्यूस मुँह उठाकर उस क्लाइंट के घर के अंदर चला जाता है और सीधा उसके बेडरूम में भी चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है, यानी फटकर हाथ में आ जाती है। वो औरत कोई कम सिनकली नहीं बल्कि 52 गज का दामन लेकर एक बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ मोटा भैंसा था, जिसके देखकर भी उसके पसीने पसीने हो जाते हैं और वो उसे थोड़ा बहुत मनोरंजन करके रात को किसी तरह गुजारता है। अगले दिन वो डीजे के मुंह पर कह देता है कि वो इस काम को और नहीं करेगा, लेकिन डीजे उससे पिछली रात उससे जो मेहनत की उसका पैसा देता है। तब वो डीजे से कहता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिसके बाद में डिटेक्टिव लुकेश को दिखाया जाता है, जो उन दोनों की बातें छिपकर सुन रहा था। इधर ड्यूस जब बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है तभी वहाँ पर
अपने पिताजी को भी देखता है जो कि वहाँ पर बाथरूम साफ करने का काम करते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर उनसे पूछता है कि लड़कियों को प्लेजर देकर उनसे पैसा लेना गलत बात है, जिसमें उसका बाप कहता है नहीं, कोई भी गलत बात नहीं है। अगले ड्यूस अपने क्लाइंट से मिलने जाता है। यहाँ पर इस लड़की की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि डायरेक्टर ने पूरी की पूरी फिल्म के अंदर ही इसकी शक्ल एक बार भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें इसके लिए आपको नाम भी नहीं बताऊंगा। खैर, ये जो लड़की होती है ये बच्चे की तरह ड्यूस को गोदी में उठाकर बेडरूम में लेकर जाती है और उसके कपड़े फाड़ देती है और उसके करने लग जाती है। ड्यूस को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तब वो सरसों के तेल से उस लड़के के पैरों को मसाज करने लग जाता है। आगे जब वो उसे सर्विस देकर घर पे वापस जा रहा था तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि ड्यूस एक प्ले बॉय है। ड्यूस उसे यहाँ पर झूठ कहता है कि वो बस फिश टैंकर को साफ करने के लिए आया था। खैर, आगे ड्यूस जब एक और क्लाइंट के पास जाता है जिसको मिर्गी का दौरा आता था, वो ड्यूस से कहने लग जाती है वो इस मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये उसके काबू में नहीं हो रहा था। डेनिस यहाँ से सभी लड़कों को सर्विस दे देकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जिस भी लड़की के पास सर्विस के लिए जा रहा था वो कुछ ना कुछ अजीब ही होती थी। इसलिए वो डीजे को साफ साफ कह देता है कि वो ये काम और नहीं करेगा। तब डीजे उससे कहता है कि इस बार वो जिसके पास भेजेगा सर्विस के लिए वो एकदम पटाखा होगी। अब डेनिस उसके बात मानकर अगले क्लाइंट के पास में जाता है। रेस्टोरेंट में एक अंधी बुढ़िया उसे इशारों में अपने पास बुलाती है। डेनिस ये सोचकर घबरा जाता है कि उसकी किस्मत में इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है, लेकिन उस बुढ़िया के पास जाते ही उसे पता चलता है कि वो बुढ़िया उसे नहीं बल्कि वहाँ के वेटर को बुला रही थी और उधर कैट नाम की एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही थी। कैट को देखते ही वो उसके प्यार में अंधा पागल दीवाना हो जाता है और उस रात वो कैट को लेकर सड़क पर घूमने लग जाता है। इसी बीच वो कैट को जब घर छोड़कर अपने घर लौट ही रहा था तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दरअसल डिटेक्टिव उसको ड्यूस को नहीं बल्कि एंटोई और डीजे को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो ड्यूस का पीछा कर रहा है। यहाँ पर ड्यूस उससे फिर से झूठ कहता है कि वो कोई प्ले बॉय नहीं है, वो बस कैट को डेट कर रहा है। खैर, अगले दिन दोबारा से डीजे को बताता है कि वो कैट को पसंद करने लगा है, जिसमें डीजे उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे प्यार मोहब्बत छोड़कर अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलता है। इस बार ड्यूस जिस क्लाइंट के पास जाता है उसे सोने की बीमारी थी और वो खड़े खड़े भी सो जाती थी। ड्यूस पूरा दिन उसे झेलती है और रात को उसे उसके घर पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल लेता है। धीरे धीरे वो एक प्रोफेशनल प्ले बॉय बन चुका था और वो उन सभी लड़कों को डेट करने के लिए साथ साथ एंटोनी के घर को भी ठीक करने का काम भी कर रहा था। इसी बीच एक दिन जब वो कैट को डेट कर रहा था तभी उसे याद आता है कि आज उसके पिता का बर्थडे है, इसलिए वो कैट को अपने पिता से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। कैट वहाँ पर उसके पिता को हैप्पी बर्थडे विश करती है। अब क्योंकि ड्यूस के पिता भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़े यानी कि प्ले बॉय रह चुके हैं, इसलिए वो कैट के ऊपर ही चांस मारने लग जाते हैं और उधर ये देखकर ड्यूस आग बबूला हो जाता है। खैर, अब आगे ड्यूस को अपनी कैट को घर लेकर जाती है और वो दोनों वहाँ पर टपाटप करने लग जाते हैं। ड्यूस जब उसके पैरों को उठाकर उनकी किस कर रहा था तभी अचानक से उसका एक पैर उसके हाथ में आ जाता है। दरअसल कैट लंगड़ी होती है, इसलिए उसकी एक टांग नकली होती है। खैर, इतना कुछ होने के बावजूद वो दोनों एक साथ टपाटप करते हैं। अगली सुबह जब ड्यूस अपने घर जा रहा था तब फिर से डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़कर उसे धमकाने लग जाते हैं और उससे एंटी और डीजे के बारे में पूछने लग जाते हैं, लेकिन ड्यूस जब उसे कुछ भी नहीं बताता है तभी वो अपनी पैंट उठाकर उसके अपने हाथ में उसके हाथ में अपना सामान पकड़ा देता है। उसी रात दोबारा से ड्यूस से खूबसूरत लड़की को सर्विस देने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पहुंचकर एहसास होता है कि वो कैट के साथ चीट कर रहा है और वो कैट को पसंद करता है, इसलिए वो उस लड़की के साथ में खचाखच यानी कि टपाटप करने से मना कर देता है। लेकिन वो लड़की कहती है इसके लिए उसने डीजे को पैसे दिए हुए हैं, इसीलिए ड्यूस को उसे कुछ ना कुछ तो सर्विस देनी पड़ेगी, जिस वजह से ड्यूस उसे सर्विस देने के नाम पर गच्छा पहनकर उसके सामने पोल डांस करने लग जाता है। वो जब दोबारा से पैंट पहन रहा था तभी उसे लड़की के पैस में ग्लूकोज की फोटो मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की डिटेक्टिव ग्लूकोज की बीवी है। आगे जब बाहर निकलकर कैट ड्यूस को उसके लड़की के साथ देख लेती है, उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब कैट के जाने के दुख में ड्यूस दुखी होकर जब एक बीच साइड पर बैठा था तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है और डिटेक्टिव उसे पकड़कर मारने लग जाता है। डिटेक्टिव को उस बात का पता चल गया था कि उसकी बीवी ने पिछली रात ड्यूस के साथ में कुछ किया था, इसलिए वो ड्यूस को डराने धमकाने के लिए आया हुआ था। अब 2-4 थप्पड़ खाने के बाद में ड्यूस उसे बता देता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर ड्यूस की बातों पर डिटेक्टिव ग्लूकोज को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी हो गया और उस रात वो डिटेक्टिव भी उसके साथ थ्रीसम करने के लिए जाते हैं। खैर, कुछ दिन बाद ड्यूस कैट के पास जाकर उसे मनाता है और उसे दिल की बात बताता है। कैट भी उससे मोहब्बत करती थी, इसलिए वो उसको माफ़ कर उसके साथ दोबारा से शादी में आ जाती है। इसलिए बात वो एंटोई के फिश टैंक को फिर से पहले जैसा बना देते हैं। दूसरी तरफ एंटोई को दिखाया जाता है जो कि स्विट्जरलैंड से वापस आ चुका था। अब उसको घर के अंदर आते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग घर के इधर उधर कोने में छिप जाते हैं, लेकिन एंटोई घर आकर सबसे पहले
पहले अपनी बेशकीमती फिश टैंक को देखने लग जाता है और तभी उसके छूते ही वो फिश टैंक दोबारा से टूट जाती है और बिखर जाती है। एंटोई समझ जाता है कि ड्यूस ने जरूर कोई ना कोई घपला किया है, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाता है। तभी दूसरी तरफ से कैट ड्यूस को बचाने के लिए अपनी टांग फेंक देती है और उसकी तरफ अपनी नकली टांग फेंक देती है। पहले राउंड में ड्यूस उससे बच जाता है, लेकिन दूसरे राउंड के अंदर एंटोई उसकी तरफ चाकू छुरियां फेंकने लग जाता है। ड्यूस उन सभी हथियारों से बचने के लिए नीचे की तरफ डोज करने लग जाता है। इसके बाद एंटोई उसके ऊपर क्रॉसबो से हमला करता है, तीरों से हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो ड्यूस को लगता है बीच में वो मोटी औरत आ जाती है और वो सीधा तीर उसके सामान में लग जाता है। अब दिखाया जाता है उसने अपने थैले के अंदर एक चिकन लेग पीस छिपा कर रखा हुआ था, जिस पर तीर लगने की वजह से वो किस तरीके से बच जाती है। लेकिन तब वहाँ पर डिटेक्टिव ग्लूकोस आ जाता है और वो एंटोई को जिगोलो बनने के लिए यानी कि प्ले बॉय बनने के लिए हिरासत में लेना चाहता है। इधर डीजे जो कि अलमारी के अंदर छुपा हुआ था, वो अलमारी के अंदर ही एक लड़की को टपाटप कर देता है और इधर कैट भी ड्यूस के पास आकर सारे गिले शिकवे को दूर करके उसे पकड़ती है। और दोस्तों इसी के साथ में इसकी एंडिंग हो जाती है। स्टार्टिंग में डेनिस नाम के मछुआरे को दिखाया जाता है जो फिश टैंक को साफ कर रहा था नंगा होकर। अभी म्यूजिक वाले सभी लोग जब रंग बिरंगी मछलियों के साथ में उसे बिना कपड़ों के तैरते हुए देखते हैं तो उसे नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। आगे जब वो अपना सामान लेकर बस से नई नौकरी की तलाश में जा रहा था, जहाँ पर उसके बाल्टी से टपक रहा था थोड़ा सा पानी और वहाँ पर पैर लगने की वजह से एक बुढ़िया का पेट का पानी हिल जाता है, वो फिसल कर गिर जाती है। वो अपनी क्रश एलिसन की दुकान पर जाकर उससे काम मांगने लग जाता है, लेकिन एलिसन उससे करवाने के लिए कोई भी काम उसे नहीं देती है। इसी बीच वो एलिसन से 2-4 घोंघा मांगता है ताकि वो घर जाकर उसे पकाकर खा सके। एलिसन जब घोंघा निकालने के लिए फिश टैंक के अंदर हाथ डालती है, तभी उसकी जो होते हैं सामान उसका अंदर पानी में झांकने लग जाता है। ड्यूस भी ये सब देख रहा था और आगे वो उनके सामान की तारीफ करके चला जाता है। इसी बीच घर के सामने पहुंचता है एंटोइन नाम के एक आदमी से हो जाती है, जो अपने साथ में अपने घर पर एक पटाखे लड़के को लेकर गया हुआ था। उसे देखकर वो मनी मन कहने लग जाता है, जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदगी तो हर कोई होता है। वो वहाँ पर एक टॉयलेट से गोल्डन फिश को पकड़ने के लिए आया हुआ था, जिसको वो बड़ी मुश्किल से पकड़ भी लेता है। फिर वो उस औरत को पैसे देने की बजाय उसको खचाखच मचाने के लिए बोलता है, जिसमें वो औरत उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर भगा देती है और दोबारा से अपने काम ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन फिर दोबारा वो गंदे पुल को साफ कर रहा था, वहाँ एक मछली उसको पकड़ लेती है और वो उसी पानी के अंदर गोते लगाने लग जाता है। तब उसे वहाँ पर एंटोइन आकर बाहर निकालता है। ड्यूस को यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट आई हुई थी, इसलिए एंटोन उसे अपने घर के अंदर बर्फ़ का लेप चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। घर के अंदर जाते के साथ ही ड्यूस के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर इतने पुराने सामान रखा हुआ था जिसकी कीमत अभी करोड़ों डॉलर्स में होती है। एंटोन ड्यूस से कहता है कि वो एक कलेक्टर है और उसे पुराना सामान इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वहीं पर ड्यूस उसका बेशकीमती एक्वेरियम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस एक्वेरियम के पानी से लेकर मछलियाँ तक लाखों डॉलर्स के होते हैं। एंटोई जब वॉशरूम जाता है, तभी उसे एक लड़की वॉइसमेल भेजकर $3500 के बदले में उसे ब्रेसलेट देने के लिए बोलती है और कहती है आने के लिए। ये बात यूज भी सुन रहा था, इसलिए एंटोन के आने पर वो उससे पूछता है, अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं? मैं पूरा दिन मेहनत करके बस $3-4 ही दिहाड़ी निकाल पाता हूँ। एंटोई ने उससे कहता है प्ले बॉय है और उसका काम लड़कियों को सर्विस देना है, जिसे लड़कियाँ उसे सर्विस के पैसे देती हैं। इसी बीच वो अपनी टांगों में लटक कर अपने टेस्टोन हॉर्मोन को बूस्ट करने का उसे एक तरीका भी सिखा देता है। अगले दिन फिर से ड्यूस अब एक कुल्ले पूल को साफ कर रहा था, तभी एंटोई उसके पास आकर उसे अपने घर पर लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी एक बेशकीमती मछली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ड्यूस उसके घर जाकर उस मछली को अच्छी तरीके से चेक करता है कि उस मछली को बवासीर है और उसे ठीक होने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त भी लग सकता है। ये सुनकर एंटोई कहता है, लेकिन मुझे तो 2-3 हफ्तों के लिए स्विट्जरलैंड जाना है बिजनेस के काम से, इसीलिए एंटोई ड्यूस को 3 हफ्ते के लिए उसके घर की देखभाल करने के लिए और उस मछली की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लेता है। ड्यूस पहले पर यह करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब वो घर के अंदर से एक पटाखा लड़की को बाहर निकलते हुए देखता है, तभी वो मुंह उठाकर उसे हाँ कह देता है। इसी बीच उसके हाथ से गलती से एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी कीमती एक क्रॉसबो गिर जाता है, जिसको एंटोई किसी तरीके से टूटने से बचा लेता है। वो ड्यूस को धमका कर कहता है कि अगर उसने उसकी कोई भी चीज़ को छिड़खानी की या फिर उसके टेलीफोन या फिर उसकी महंगी कोई भी चीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वापस आकर वो उसकी जान ले लेगा। वो कहकर वो स्विट्जरलैंड के लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद में ड्यूस के बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं और वो उसके बेड पर जाकर उछल कूद करने लग जाता है। इसी बीच उसे उसके बेड पे यूज़ किया हुआ एक न्यूरो प्रोटेक्शन मिलता है। अब वो प्रोटेक्शन यूज़ हो चुका था, इसलिए वो उस चादर को गरम पानी में उबाल कर धोने लग जाता है। आगे वो खाना खाता है, लेकिन टेबल पर 3 रिमोट मिलते हैं। वो उसे दबाकर एक टीवी नीचे से ऊपर आता है, दूसरे को दबाने पर ऊपर से एक टीवी नीचे खिसक कर आता है, लेकिन तीसरे को दबाने पर तो पूरा का पूरा थिएटर ही उसके पीछे खुल जाता है और उसमें अश्लील वीडियोस चलने लग जाती हैं। इसी बीच कोई दरवाजे को नॉक करता हुआ अंदर
अंदर आता है और ड्यूस बहुत सारे बटनों को दबाने पर भी टीवी को बंद नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो ऐसे ही दरवाजे को खोल डालता है। दरवाजे के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी होती है जो उसे ये सब करते हुए देख लेती है और उसे उस डर की समझ कर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ड्यूस अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए उल्टा लटकने की फैसला कर लेता है और वो टोस्टर में एक टोस्ट भी गर्म होने के लिए रख देता है और उल्टा लटकने लग जाता है। तभी वो देखता है वो टोस्ट गर्म होकर उसमें आग लग गई है और वो जल गया है। अब क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ है इसलिए तो वो अपने आप को सीधा नहीं कर पा रहा था और पूरे किचन में भी आग लग जाती है। वो किसी तरीके से झूल झूल कर उस करोड़ों के फिश टैंक को पकड़ता है, जिससे वो फिश टैंकर ही नीचे टूटकर बिखर जाता है और वो मुंह के बल गिरता है। जिसके बाद वो फिर इससे बियर निकाल कर उससे आग बिछाने की कोशिश करता है और उन सारी मछलियों को कटोरा, डिब्बा, गिलास और बाकी छोटे छोटे बर्तनों में पानी भरकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो एक आदमी को बुलाकर उसे एक्वेरियम को फिर से पहले के जैसा बनाने के लिए बोलता है, जिसमें वो आदमी कहता है वो एक्वेरियम बहुत ज़्यादा पुराना था और उसे फिर से पहले की तरह बनाने के लिए $6000 खर्च करने होंगे। अब $6000 के दाम सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने आज तक इतना पैसा कभी इकट्ठा देखा भी नहीं है और 3 हफ्ते के अंदर इतना पैसा इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, तो इसके लिए वो एंटोनी की कहीं भी वो बात सोचने लग जाता है कि अगर कोई भी चीज़ को हाथ लगाया तो उसकी जान ले लेगा। तो तख्त को थकार कर सोता है, तभी उसे एक औरत कॉल करके प्लेजर देने के लिए यानी कि सर्विस देने के लिए अपने घर बुलाती है। वो ड्यूस को एंटोनी समझ रही थी अब पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका ड्यूस कैसे छोड़ देता, जिसके लिए वो सुपरमैन की तरह लाल चड्डी पहनकर उस औरत के घर पर उसे सर्विस देने पहुंच जाता है। वो औरत बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, इसलिए ड्यूस को पहले कविता सुनाकर पढ़ के कहने के लिए कहती है। ड्यूस उसकी बात मानकर कविता पढ़कर सुनाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़की को सर्विस दे रहा था तभी उसका खोखा जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद ड्यूस को जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। जाते जाते वो औरत उसे 10 मिनट के लिए $10 दे देती है, जिसको पाकर ड्यूस के मुंह में चमक आ जाती है, क्योंकि आज उसने पहली बार कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। वो उन पैसों को लेकर सीधा एक नाइट क्लब में पहुंच जाता है और उन पैसों से महंगी महंगी शराब पीने लग जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखकर उसके पास जाने के लिए बोलता है और उससे बोलता है मुझे स्पेनिश लड़कियाँ बहुत पसंद है। वो सुनकर लड़की कहती है लेकिन मैं तो फ्रेंच होती हूँ। लेकिन ड्यूस कहता है मुझे फ्रेंच भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद वो लड़की उसके ऊपर बटरिंग करने लग जाता है। यहाँ पर वो लड़की उसके बहकाव में आ जाती है और उसके बाद में ड्यूस उसे घर पर लेकर चला जाता है। घर पर जाने के बाद में ड्यूस उससे $10 यानी कि उसका चार्ज मांगता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उल्टा ड्यूस को ही उसे $500 चार्ज देना होगा। ये सुनकर ड्यूस सोचता है कि ये तो चोर के घर में डकैती हो गई, यानी कि चोर के घर में चोरी। वो उससे कहता है नहीं नहीं तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ इसलिए तुम मुझे $10 देने पड़ेंगे। जिसमें वो लड़की उसे $500 मारती है और बात हाथापाई तक आ जाती है। पहले वो लड़की उसके सामान पर लात मारती है और उसके मुंह पर लात बजाने लग जाती है, जिसके बाद में ड्यूस भी कम नहीं होता है। वो उसकी ब्रा की रस्सी को खींचकर उसके मारता है। वो लड़की हवा में उड़कर ड्यूस के मुंह पे एक लात मार देती है और उसके बाद उसके कच्छे को जोर से खींचकर छोड़ देती है। जिस बीच में वो लड़की उस घर के एंटोनी की फ़ोटो देख लेती है, जिसकी फ़ोटो देखकर उसे हाथ में पट के हाथ में आ जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। अगले दिन डीजे नाम का एक आदमी ड्यूस से मिलने के लिए आता है, जो कि दरअसल जिगलो यूनियन का लीडर होता है, यानी कि प्लेबॉय का लीडर होता है। ड्यूस उसे देखकर सच सच बताता है कैसे उनने एंटोनी की करोड़ों की माँ बहन एंटोनी की कर दी और ऐसे उस एक्वेरियम को ठीक करके नहीं दिया तो घर आने पर एंटोनी उसकी जान ले लेगा। अब उसकी मजबूरी को देखकर टीजे उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उससे कहता है स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा फ़ायदा इस जिगलो बिजनेस यानी कि प्लेबॉय में है, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा और तुम्हारे पिछवाड़े को और भी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। जिसके बाद में वो उसे प्रोफेशनल प्लेबॉय के लिए तैयार करता है। आगे वो उसके सही दूसरे क्लाइंट के घर छोड़कर कहता है कि कभी किसी क्लाइंट के साथ प्यार मोहब्बत करना है। जिसके बाद ड्यूस उठाकर उस क्लाइंट के घर के अंदर चला जाता है और सीधा उसके बेडरूम में भी चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है, यानी फटकर हाथ में आ जाती है। वो औरत कोई कम सिनकली नहीं बल्कि 52 गज का दामन लेकर एक बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ मोटा भैंसा था, जिसके देखकर भी उसके पसीने पसीने हो जाते हैं और वो उसे थोड़ा बहुत मनोरंजन करके रात को किसी तरह गुजारता है। अगले दिन वो डीजे के मुंह पर कह देता है कि वो इस काम को और नहीं करेगा, लेकिन डीजे उससे पिछली रात उससे जो मेहनत की उसका पैसा देता है। तब वो डीजे से कहता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिसके बाद में डिटेक्टिव लुकेश को दिखाया जाता है, जो उन दोनों की बातें छिपकर सुन रहा था। इधर ड्यूस जब बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है तभी वहाँ पर अपने पिताजी को भी देखता है, जो कि वहाँ पर बाथरूम साफ करने का काम करते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर उनसे पूछता है कि लड़कियों को प्लेजर देकर उनसे पैसा लेना गलत बात है, जिसमें उसका बाप कहता है नहीं कोई भी गलत बात नहीं है। अगले ड्यूस अपने क्लाइंट से मिलने जाता है। यहाँ पर इस लड़की की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि डायरेक्टर ने पूरी की पूरी फिल्म के अंदर ही इसकी शक्ल एक बार भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें इसके लिए आपको नाम भी नहीं बताऊंगा। खैर ये जो लड़की होती है ये बच्चे की तरह ड्यूस को गोदी में उठाकर बेडरूम में लेकर जाती है और उसके कपड़े फाड़ देती है और उसके करने लग जाती है। ड्यूस
ड्यूस को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तब वो सरसों के तेल से उस लड़के के पैरों को मसाज करने लग जाता है। आगे जब वो उसे सर्विस देकर घर पे वापस जा रहा था, तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि ड्यूस एक प्ले बॉय है। ड्यूस उसे यहाँ पर झूठ कहता है कि वो बस फिश टैंकर को साफ करने के लिए आया था। खैर आगे ड्यूस जब एक और क्लाइंट के पास जाता है जिसको मिर्गी का दौरा आता था, वो ड्यूस से कहने लग जाती है वो इस मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये उसके काबू में नहीं हो रहा था। डेनिस यहाँ से सभी लड़कों को सर्विस दे देकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जिस भी लड़की के पास सर्विस के लिए जा रहा था वो कुछ ना कुछ अजीब ही होती थी। इसलिए वो डीजे को साफ साफ कह देता है कि वो ये काम और नहीं करेगा। तब डीजे उससे कहता है कि इस बार वो जिसके पास भेजेगा सर्विस के लिए वो एकदम पटाखा होगी। अब डेनिस उसके बात मानकर अगले क्लाइंट के पास में जाता है। रेस्टोरेंट में एक अंधी बुढ़िया उसे इशारों में अपने पास बुलाती है। डेनिस ये सोचकर घबरा जाता है कि उसकी किस्मत में इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है, लेकिन उस बुढ़िया के पास जाते ही उसे पता चलता है कि वो बुढ़िया उसे नहीं बल्कि वहाँ के वेटर को बुला रही थी और उधर कैट नाम की एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही थी। कैट को देखते ही वो उसके प्यार में अंधा पागल दीवाना हो जाता है और उस रात वो कैट को लेकर सड़क पर घूमने लग जाता है। इसी बीच वो कैट को जब घर छोड़कर अपने घर लौट ही रहा था, तभी डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दरअसल डिटेक्टिव उसको ड्यूस को नहीं बल्कि एंटोई और डीजे को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो ड्यूस का पीछा कर रहा है। यहाँ पर ड्यूस उससे फिर से झूठ कहता है कि वो कोई प्ले बॉय नहीं है, वो बस कैट को डेट कर रहा है। खैर अगले दिन दोबारा से डीजे को बताता है कि वो कैट को पसंद करने लगा है, जिसमें डीजे उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे प्यार मोहब्बत छोड़कर अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलता है। इस बार ड्यूस जिस क्लाइंट के पास जाता है उसे सोने की बीमारी थी और वो खड़े खड़े भी सो जाती थी। ड्यूस पूरा दिन उसे झेलती है और रात को उसे उसके घर पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल लेता है। धीरे धीरे वो एक प्रोफेशनल प्ले बॉय बन चुका था और वो उन सभी लड़कों को डेट करने के लिए साथ साथ एंटोनी के घर को भी ठीक करने का काम भी कर रहा था। इसी बीच एक दिन जब वो कैट को डेट कर रहा था, तभी उसे याद आता है कि आज उसके पिता का बर्थडे है, इसलिए वो कैट को अपने पिता से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। कैट वहाँ पर उसके पिता को हैप्पी बर्थडे विश करती है। अब क्योंकि ड्यूस के पिता भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़े डिक्लो यानी कि प्ले बॉय रह चुके हैं, इसलिए वो कैट के ऊपर ही चांस मारने लग जाते हैं और उधर ये देखकर ड्यूस आग बबूला हो जाता है। खैर अब आगे ड्यूस को अपनी कैट को घर लेके जाती है और वो दोनों वहाँ पर टपाटप करने लग जाते हैं। ड्यूस जब उसके पैरों को उठाकर उनकी किस कर रहा था, तभी अचानक से उसका एक पैर उसके हाथ में आ जाता है। दरअसल कैट लंगड़ी होती है, इसलिए उसकी एक टांग नकली होती है। खैर इतना कुछ होने के बावजूद वो दोनों एक साथ टपाटप करते हैं। अगली सुबह जब ड्यूस अपने घर जा रहा था, तब फिर से डिटेक्टिव ग्लूकोज उसे पकड़कर उसे धमकाने लग जाते हैं और उससे एंटी और डीजे के बारे में पूछने लग जाते हैं, लेकिन ड्यूस जब उसे कुछ भी नहीं बताता है, तभी वो अपनी पैंट उठाकर उसके हाथ में अपना सामान पकड़ा देता है। उसी रात दोबारा से ड्यूस से खूबसूरत लड़की को सर्विस देने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पहुंचकर एहसास होता है कि वो कैट के साथ चीट कर रहा है और वो कैट को पसंद करता है, इसलिए वो उस लड़की के साथ में खचाखच यानी कि टपाटप करने से मना कर देता है। लेकिन वो लड़की कहती है इसके लिए उसने डीजे को पैसे दिए हुए हैं, इसीलिए ड्यूस को उसे कुछ ना कुछ तो सर्विस देनी पड़ेगी, जिस वजह से ड्यूस उसे सर्विस देने के नाम पर गच्छा पहनकर उसके सामने पोल डांस करने लग जाता है। वो जब दोबारा से पैंट पहन रहा था, तभी उसे लड़की के पैस में ग्लूकोज की फोटो मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की डिटेक्टिव ग्लूकोज की बीवी है। आगे जब बाहर निकलकर कैट ड्यूस को उसके लड़की के साथ देख लेती है, उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब कैट के जाने के दुख में ड्यूस दुखी होकर जब एक बीच साइड पर बैठा था, तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है और डिटेक्टिव उसे पकड़कर मारने लग जाता है। डिटेक्टिव को उस बात का पता चल गया था कि उसकी बीवी ने पिछली रात ड्यूस के साथ में कुछ किया था, इसलिए वो ड्यूस को डराने धमकाने के लिए आया हुआ था। अब 2-4 थप्पड़ खाने के बाद में ड्यूस उसे बता देता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर ड्यूस की बातों पर डिटेक्टिव ग्लूकोज को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी हो गया और उस रात वो डिटेक्टिव भी उसके साथ थ्रीसम करने के लिए जाते हैं। खैर कुछ दिन बाद ड्यूस कैट के पास जाकर उसे मनाता है और उसे दिल की बात बताता है। कैट भी उससे मोहब्बत करती थी, इसलिए वो उसको माफ़ कर उसके साथ दोबारा से शादी में आ जाती है। इसलिए बात वो एंटोई के फिश टैंक को फिर से पहले जैसा बना देते हैं। दूसरी तरफ एंटोई को दिखाया जाता है जो कि स्विट्जरलैंड से वापस आ चुका था। अब उसको घर के अंदर आते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग घर के इधर उधर कोने में छिप जाते हैं, लेकिन एंटोई घर आकर सबसे पहले अपनी बेशकीमती फिश टैंक को देखने लग जाता है और तभी उसके छूते ही वो फिश टैंक दोबारा से टूट जाती है और बिखर जाती है। एंटोई समझ जाता है कि ड्यूस ने जरूर कोई ना कोई घपला किया है, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाता है। तभी दूसरी तरफ से कैट ड्यूस को बचाने के लिए अपनी टांग फेंक देती है और उसकी तरफ अपनी नकली टांग फेंक देती है। पहले राउंड में ड्यूस उससे बच जाता है, लेकिन दूसरे राउंड के अंदर एंटोई उसकी तरफ चाकू छुरियां फेंकने लग जाता है। ड्यूस उन सभी हथियारों से बचने के लिए नीचे की तरफ डोज करने लग जाता है। इसके बाद एंटोई उसके ऊपर क्रॉसबो से हमला करता है, तीरों से हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो तीर
ड्यूस को लगता है बीच में वो मोटी औरत आ जाती है और वो सीधा तीर उसके सामान में लग जाता है। अब दिखाया जाता है उसने अपने थैले के अंदर एक चिकन लेग पीस छिपा कर रखा हुआ था, जिस पर तीर लगने की वजह से वो किस तरीके से बच जाती है। लेकिन तब वहाँ पर डिटेक्टिव गुरगोस आ जाता है और वो एंटोनी को जिगोलो बनने के लिए यानी कि प्ले बॉय बनने के लिए हिरासत में लेना चाहता है। इधर डीजे जो कि अलमारी के अंदर छुपा हुआ था, वो अलमारी के अंदर ही एक लड़की को टपाटप कर देता है और इधर कैट भी ड्यूस के पास आकर सारे गिले शिकवे को दूर करके उसे पकड़ती है। और दोस्तों इसी के साथ में इसकी एंडिंग हो जाती है।